इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़अम्मा बाद। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि कल हमने फिनांस बिल 2025 के अंदर सेल टैक्स के अतबार से जो तब्दीलियाँ आई उसके ऊपर सर मंशा सुखेरा साहब से डिटेल तफसीली रहनुमाई हासिल की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए फिनांस बिल 2025 के अंदर जो इनकम टैक्स के अतबार से जो तब्दीलियाँ आई हैं आज हम सर से उस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। अगर कुछ वक्त बच गया तो फिर हम फेडरल एक्साइज को भी देखेंगे, अदरवाइज़ उसको नेक्स्ट अलहदा लेक्चर में हम देखेंगे। तो मैं बिला ताखीर वक्त को मद्देनज़र रखते सर मैं चस्करा साहब गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और इनकम टैक्स की जो तब्दीलियाँ फिनांस बिल 2025 में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उसके ऊपर हमें तफसीली रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो फाइनेंस बिल 2025 में प्रपोजल आई हैं फॉर अमेंडमेंट ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 वो हमने कंप्लीट की थी ऑलमोस्ट। तो आज हम जो है जो प्रपोजल है इस बिल में फॉर अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो उसको हम टेकअप करेंगे। तो उसको डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ अमेंडमेंट क्या है, उनकी स्कोप क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, रेवेन्यू मेजर्स हैं, रेमेडियल हैं, बेनिफिशियल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या करेक्टिव हैं या क्या नेचर है उसके, क्या उनके अफेक्ट और इम्प्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग फर्दर मेंटेनेंस कैन बी मेड, नेमली इन सेक्शन 2 जैसे हमने कल सेल टैक्स में पढ़ा था कि ये डेफिनेशन का सेक्शन है। तो डेफिनेशन को हमने कल भी डिस्कस किया था कि डेफिनेशन जो है हर स्टैचू, यूजुअली स्टैचू की इनको इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहते हैं, डेफिनेशन क्लास भी कहते हैं, मिनी डिक्शनरी होती है। और मिनी डिक्शनरी में स्टैचू जो है खुद अपने वर्ड डिफाइन करता है और थ्रू आउट द स्टैचू जो जहाँ कहीं भी वो वर्ड यूज़ होता है उसके वही मीनिंग लिए जाते हैं, अनलेस अनटिल उसका सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट में मीनिंग कुछ और हो तो फिर वो उससे डेविएट करता है। फिर दूसरा डेफिनेशन में कुछ वर्ड मीन से स्टार्ट होते हैं जो कन्फाइन होते हैं कि इसके यही मीनिंग है, कुछ मीन्स के अलावा इंक्लूड्स के होते हैं। इंक्लूड से मुराद वर्ड ऑफ एनलार्जमेंट रहता है, डीमिंग डिवाइस होती है जो उसके मीनिंग नहीं भी है लेकिन वो भी उसके मीनिंग में लेजिस्लेटर इंक्लूड कर सकता है, जैसा कि मैंने कल डीमिंग प्रोविजन का स्कोप बताया था। तो ये और फिर बाद में मीन और इंक्लूड दोनों होते हैं, पहला पार्ट मीन का फिर आगे इंक्लूड का। तो ये वाला एरिया जो है, बाकी जो डेफिनेशन के मतलब है जो वर्ड डिफाइन हो उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वर्ड डिफाइन नहीं है तो फिर उसी स्टैचू में या उसका जो प्रीवियस रिपीट स्टैचू है उसमें जो वर्ड यूज हुए हों और वो जुडिशली डिफाइंड किए हों तो वो हम मीनिंग लेंगे। वो भी ना हो तो फिर डायरेक्टली मीनिंग जो है वो नेचुरल या ऑर्डनरी पॉपुलर मीनिंग जो उस फील्ड के हों तो वो जो फिट होते हों उस फील्ड में फिर उनको हम अडाप्ट करेंगे। तो ये डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्लास में किस किस वर्ड में कोई अमेंडमेंट हुई है, एडिशन हुई है, डिलीशन हुई है या मॉडिफिकेशन हुई है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास 7 है, तो मेरा ख्याल है ये बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन होगी। खोलें उधर, उसको देखते हैं। तो बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड। ये उन्होंने कहा ये पहले बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन ये बाय वर्च्यू ऑफ जो डीमिंग डिवाइस या वर्ड ऑफ एनलार्जमेंट थे, एक जो एनी बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी ऐड की हुई थी कि वो भी बिजनेस करे बैंकिंग वाला तो वो भी बैंकिंग कंपनी, जबकि एक्चुअली वो तो बैंकिंग कंपनी नहीं है। जैसे कोई भी कंपनी है रजिस्टर्ड हो, प्राइवेट पब्लिक हो, बैंकिंग काम शुरू कर दे तो हम कहें कंपनी। तो अब उन्होंने रियलाइज किया है कि वो नहीं है, जो बैंकिंग की डेफिनेशन है वही रहे। ये जो वर्ड ऑफ एनलार्जमेंट करके कुछ चीज़ें इंक्लूड की थी कि बैंक में ऐसा काम कर रहा है तो उसमें भी बैंक समझ के बैंक के रेट लगा दें, ठीक है। तो उसको सिर्फ बैंकों की जो डेफिनेशन बैंकिंग कंपनी में है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस में, उस वही बैंकिंग है और उन्हीं पे बैंकिंग चलेगा। नहीं तो अदरवाइज कोई भी बैंकिंग का काम करे तो आगे रेट शीट आते हैं कि बैंकिंग कंपनी के और रेट है, पब्लिक के और है, स्मॉल के और है। तो फिर उस जो बैंकिंग का काम करे उसमें भी फिर जैसे भी ये महल उसके खिलाफ होगा स्टेट बैंक के उसमें कवानीन के हर चीज जो बैंकिंग का काम करे, वैसे तो लाइसेंस के बगैर जो भी बैंकिंग का काम करे, यहाँ तो वो डेफिनेशन में आ गया क्या बैंकिंग कंपनी वो गई। मुझे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है मैं बैंकिंग कंपनी हूँ, प्राइवेट लिमिटेड भी हूँ, पैसे लेन देन में
बारविंग या लैंडिंग मैं करना शुरू कर दूं तो कंपनी बना लूं, बॉडी कॉर्पोरेट तो मैं बैंकिंग हूँ। आपने जो खुद लीगल कर दिया। तो आपने खुद इधर टैक्स ला में तो मैं बैंकिंग हूँ, मैं बैंक एज ए ट्रीट होऊंगा, बैंक के टैक्स लगेंगे वो दूंगा, सब कुछ करूंगा। तो ये कहीं कंटेस्ट हुआ होगा बैंकिंग, मैं बैंकिंग हूँ, इधर मुझे एक ला रिकॉग्नाइज कर रहा है, स्टेट बैंक कहता है आप बैंकिंग नहीं है, ला कह रहा है आप बैंकिंग है, टैक्स ला कहता है कि मैं बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग का काम करो। वैसे बैंकिंंग का हर मेमोरेंडम में लिखा होता है कि इलीगल है अनलेस अंटल आप स्टेट बैंक से अप्रूवल इंश्योरेंस ना दें तो फिर आप कर सकते हैं। तो इसलिए उसके भी ये कंट्राडिक्टरी थी ये वाली चीज़, तो बाकी कहीं कंटेस्ट भी हुई होगी, तो इसलिए उनका ये वाली बात जो है कि वो बैंकिंग कंपनी होगी, जो भी बैंकिंग का काम करे तो बॉडी कॉर्पोरेट तो बैंकिंग कंपनी समझी जाएगी। तो उनके ये वो कोई इसकी में कोई फिट इन नहीं होती ये डेफिनेशन, तो जो वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट से ऐड की है वो कुछ मुनासिब नहीं है कंप्लीटली, तो इसको उन्होंने उसमें सर नई डेफिनेशन ऐड हुई। डेफिनेशन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ई कॉमर्स की, या वो कल हमने कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम पढ़ा है, या दूसरे ऑनलाइन बाइंग सेलिंग मार्केट प्लेस, वो जो सारे पढ़े, तो उसकी आगे फिर ये सर्विसेज, ये डिजिटल सर्विसेज जो वो हमने पढ़ी, उसमें गुड्स भी थी, सर्विसेज भी थी, ऑर्डर जो आपका मोबाइल ऐप से या डिवाइस से या कंप्यूटर से या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से परचेज से जो थी, उसी को फिर उन्होंने डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज जो है वो उसमें, एक तो आप फिजिकली वैसे एज ए प्रोफेशनल टेक्निकल ये दूसरी सर्विसेज कहते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज समझ लें, डिजिटली डिलीवर या रेंडर या प्रोवाइडेड या वो सर्विसेज जो है डिजिटली डिलीवर सर्विसेज को उसको डिफाइन कर दिया, ताकि इसकी सर्विसेज को अगर सेपरेट को टैक्सेशन करनी है, कोई लाशा बनाने प्रोविजन डालने हैं, तो वो पहले उसको डिफाइन कर दिए। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज मीन एनी सर्विसेज डिलीवर ओवर द इंटरनेट। अब इसमें जितनी डिवाइस इंटरनेट पे हो या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से हो, वेयर द डिलीवरी इज ऑटोमेटेड एंड रिक्वायर्ड मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन, इंक्लूडिंग म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज, सर्विसेज डिलीवर थ्रू ऑनलाइन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, telemedicine, e-learning, online banking services, horticulture design services, search consultancy, report accounting services in the form of digital file or any other online facility। पहले IT सर्विसेज थी जिसमें अकाउंटिंग ये वो उसको डिफाइन थी, पहले क्लास 133 थी मेरा ख्याल सेकंड शेड्यूल में जहाँ एग्जाम्ड थी, तो वहाँ डिफाइन थी, वहाँ से उठा के फिर ये जो लेके आए डिफाइन, हाँ वहाँ 144A में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वहाँ डिफाइन की, वहाँ से फिर कहीं और भी डिफाइन की थी 65 के कोई सेक्शन में कुछ एफ था 1 साल के लिए, 100F था या क्या था? हाँ तो उसमें थी। अब उसके बाद फिर उसको फिर रीशेप रीडिज़ाइन कर दिया है, तो अब ये वाली डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज रीनेम कर दी है, वो भी होगी, देखते हैं वो भी है कि वो और ये इंसर्ट हुई सर, है ये इंसर्ट हुआ है, हाँ ये इंसर्ट हुआ है, तो वो देखते हैं कि वो है कि खत्म हो गई। इसी तरह जहाँ हमने सेल टैक्स की डेफिनेशन इस तरह की है, तो यहाँ ये वाला वर्ड नहीं उन्होंने डिफाइन किया, ये यहाँ की है। तो ई कॉमर्स सर्विसेज नहीं थी ना सेल टैक्स में गुड थी, लेकिन वहाँ ऑनलाइन जहाँ उन्होंने मार्केट प्लेस डिफाइन किया था वहाँ ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात की थी, लेकिन वो सर्विसेज होंगे जो इस्लामाबाद की ठीक है, लेकिन उस वहाँ सेल टैक्स एक्ट 1990 में जहाँ डिफाइन की थी तो ऑनलाइन ऑर्डर की दोनों की बात की थी, गुड्स की और सर्विसेज की, लेकिन डिजिटली रेंडर सर्विसेज वहाँ डिफाइन नहीं की थी, अदरवाइज बाकी चीज़ें डिफाइन थी। यहाँ ये डिफाइन कर दी क्योंकि यहाँ गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, यहाँ तो रेंट भी है, मूल प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, इसलिए यहाँ ब्रॉडर स्कोप में है जो टैक्स ला, इनकम टैक्स ला है। तो यहाँ उन्होंने डिजिटली, क्योंकि इसमें विद होल्डिंग भी सर्विसेज के अलहदा है, तो वो वाले एक्सपोर्ट ये वगैरह वगैरह यहाँ अलहदा डिफाइन थी। ई कॉमर्स उधर भी डिफाइन थी और इधर फिर उन्होंने आफ्टर क्लास 19A फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी इंसर्टेड, ई कॉमर्स मीन सेल एंड परचेज, अब वही डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट सेम ही, उधर भी ऐसी थी, यहाँ ऐसे ही थी, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सर्विस कंडक्टेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क बाई method specifically designed for the purpose of receiving or placing order either through website, mobile application, online marketplace, having digitally order or feature by using either mobile phone, iPad, table or automated computer to computer ordering system। तो वहाँ भी डेफिनेटली ऑलमोस्ट सेम ही थी, ऑलमोस्ट
हो सकता है। इसमें फर्क हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 36 है, 236 जो है वो एनपीओ का है। तो एनपीओ में सपोर्ट वाली चीज़ जो है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी वाला को क्लब शलब हो तो वो एक्सक्लूड किया गया। पहले रिक्रिएशनल फैसिलिटी वो भी थी। रिक्रिएशनल से सर क्या मुराद है? ये रिक्रिएशनल फैसिलिटी होती है, जैसे हम जाए एंजॉय करें, ठीक है, यानी कि जब जो क्लब शराब जाए, तफरीही क्लब जो है। तफरी क्लब क्लब, ठीक उर्दू है। में कह देंगे तफरी क्लब जो है, ठीक वो एक्सक्लूडिंग तफरी क्लब जो है फॉर्म विद मेंबरशिप फी एक्सीडिंग 1 मिलियन, जो इसकी मेंबरशिप साथ ये जरूरी है। वैसे रिक्रिएशनल क्लब अलावा है, वो उस हमें आएंगे जिसकी क्लब की फीस ही लाखों में हो, 1 मिलियन फॉर न्यू मेंबर, तो वो वाला नहीं होगा। अभी इन्हें मेंबर ने इन्हें पैसे दे रहे हैं, फिर फ्री ना सबको के दें, एनपीओ लेके टैक्स से भी माफ़ी, इधर भी माफ़ी, सब वो जो कॉस्टली क्लब हैं रिक्रिएशनल, जैसे भी ये सारे क्लब ही रिक्रिएशनल क्लब ही है ना, जैसे जिम खाना हो गया, राया हो गया, वो हो गया, जहाँ फीस इतनी होंगे टैक्स दोगे, टैक्स भी दें। ठीक है ना। आईपीओ लाया के एनपीओ लाया के एनपीओ का स्टेटस लाया तो टैक्स माफ़ी, जो आगे सेक्शन है 100C जो है उसके तहत लेके और रूल जो है, तो उनका वो क्लब जिसमें जिसकी फी मेंबरशिप फी जो है, इसमें नंबर की बात नहीं है, फ़ी की बात है। एक मेंबर की फ़ी जो है, न्यू मेंबर क्लास ऑफ न्यू मेंबर्स, तो जिसकी फीस 1 मिलियन से ज़्यादा हो एनी क्लास ऑफ मेंबर, उसकी आगे क्लासेस भी होती है, ये एग्जेक्टिव मेंबर है, ये फला है, ये फला है, ठीक है। यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वो फिर वो एनपीओ से उसको द वर्ड एक्सक्लूडिंग रिक्रिएशनल फॉर्म विद शैल बी इंसर्टेड, तो बाकी उसी तरह डेफिनेशन रहेगी, उसमें से ये एक्सक्लूड करती है, बिल्कुल ठीक। आगे आगे। In clause 38b, afterward seller occurring at the end, the expression shall be inserted, namely add include 38B क्या 38B. देखेगा ताकि उस कंसेप्ट में इसकी वजाहत हो जाएगी। नीचे नीचे डबल ए आया नीचे, ऑनलाइन वही वाली, इसको वहाँ ऑनलाइन अब डिफाइन की है, तो यहाँ पहले ही थी, तो उसको ऑनलाइन सेलर के बाद वो means information technology platform run by e-commerce entity over electronic network that act as a facilitator in transactions that occur between buyer and seller, पहले ये थी। तो अब एड इंक्लूड ऑनलाइन, वो जो वहाँ थी वो और ऐड कर दी, एड इंक्लूड ऑनलाइन इंटरफेस द फैसिलिटी फॉर ए फी द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल बायर सेलर, वो जो उधर आपने कल भी पढ़ी, बायर सेलर बायर डिजिटली ऑर्डर बाय सप्लाई गुड्स एंड सर्विस विद और विदाउट प्लेटफॉर्म टेकिंग इकोनॉमिक ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग सर्विसेज दैट आर बीइंग सोल्ड, वो कल वाला जो हाँ हाँ उसको वो, और उसको मल्टी बायर सेलर ये वहाँ 2% लगाया था, ठीक है ना उधर से, तो वहाँ यहाँ भी वो दूसरा के 4A भी ये वो जो मेल था एडिशनल टैक्स सैलरी 1 करोड़ से ऊपर वाली, हाँ जी, फॉर द फुल स्टॉप है कॉलोनी शैल बी सब्जेक्ट देयर फॉलोइंग न्यू प्रोविजन शैल बी एडेड, तो provided that in case of individual driving income chargeable tax under the salary, the charge shall be payable at the rate of 9% of the income imposed under doing so where tax income exceed 10 million in a tax year, तो ये 9% लगेगा जो टैक्सेबल इनकम से। सरचार्ज लगा था कि जी जिनकी इनकम करोड़ से ऊपर होगी जी, तो उनके टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज, तो जी जी सरचार्ज पहले पुराने लाभ ही चलते रहे, 4-5 कई बार सैलरी लगते रहे, तो ये पिछले साल वो चार्ज लगा था सरचार्ज, ये भी डाला था, सैलरी वालों को 10 का 9 कर दिया गया, बाकियों के लिए सेम रहेगा, बाकी पुराना ही है, प्रोवाइडेड सैलरी वाले में उन्होंने ये वाला कर दिया, 9% कर दिया, 10 मिलियन से ऊपर होगी, ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, तो उसके फिर आपका टैक्स का 9% ऑफ द इनकम टैक्स जो इम्पोज हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द रेट, उसके मुताबिक उसके चार्ज लगेगा जी। ये जी टैक्स ऑन आफ्टर सेक्शन 6 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली टैक्स ऑन द पेमेंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस ए टैक्स शैल बी इम्पोज, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ फाइनल टैक्स वाले होते हैं, ये फाइनल या मिनिमम होते हैं, ऑर्डिनरी से हट के होते हैं, तो से जो नॉर्मल टैक्स ऐसे NTR है, रजीम है NTR है, FTR है, मिनिमम है, तो ये इसमें फाइनल वाली में ऐड किया, बस देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस ए टैक्स शैल बी इम्पोज एट द रेट
specify in division first rule on every person who receive payment for supply of digitally ordered goods or services which are delivered from within Pakistan using locally operated online platform including a platform website। वहाँ जैसे उधर सेल सप्लाई का 2% था, यहाँ भी उन्होंने फर्स्ट जूल में को रेट दिया हुआ है। डिवीजन 4 है पार्ट इन फर्स्ट। हाँ वो खोल के चलिए चेक आगे कर। जाके देख लेंगे वो, फिर इस पे आगे जाएंगे। आगे चलो आगे। Provided that the export proceeds subject to withholding under section shall not fall within the ambit of this। वो 154A वाली वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज रहेगी, या इधर वाला जो लोकल होगा वो उसकी ये फाइनल डिस्चार्ज। ऑनलाइन मार्केट प्लेस से भी दी है तो वो इसमें नहीं है। पहले सिर्फ वो एक्सपोर्ट वाली थी, एक्सपोर्ट वाली होती थी, लोकल भी सर्विस टैक्स होती थी। लोकल पे एग्जेम्पशन वो रेट जो है पहले फाइनल डिस्चार्ज वाला वो नहीं थी, वो नॉर्मल थी। बाहर आप आईटी सर्विसेज देते थे या कोई अदर सर्विसेज देते, उनके रेट 1.5 वो वाले थे। लेकिन यहाँ आप ये लोकल सर्विसेज जो है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज जो है उसका अलहदा रेट दे दिया गया। अब उसमें आईटी जो एक्सपोर्ट की है वो शामिल नहीं है, वो निकाल दी गई है और उसका रेट उधर है। और आगे फाइनल डिस्चार्ज टैक्स शैल बी कम्यूटेड बाय रेट ऑफ टैक्स to the gross amount of receipt mentioned in section। The amount under subsection shall be gross basis पे टैक्सेशन होगी उसकी, वो जो ऊपर जो है अप्लाइंग रेट ऑफ टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रिसीट मेंशन इन। ठीक है। अब लेकिन तो फाइनल नहीं कहा, या फाइनल है या मिनिमम है, कुछ भी नहीं कहा, सिंपल कह दिया है कि उस पर टैक्स लगेगा। तो फाइनल एग्जामन होगा, टैक्स रेट ये है नॉर्मल, ये इसको ग्रास पे कह दिया, बजाय इसका प्रॉफिट शराफट कैलकुलेट करके वो नहीं कहा। ये आपका नॉर्मल है, मिनिमम भी नहीं है, फाइनल भी है, नॉर्मल है, रेट ग्रास पे, रेट ग्रास के ऊपर है, इनकम पे नहीं है। हाँ इनकम पे नहीं। ठीक है, इसलिए है ना रहना, इसमें सेपरेट टैक्सेशन नहीं है। टोटल में डाल भी दें तो टोटल में अलहदा करके ग्रास की टैक्सेशन कैलकुलेट करें। ठीक है। अब उन्होंने ये चौथी स्कीम निकाल दी है, ग्रास बेसिस टैक्सेशन। ठीक है, मिनिमम वगैरह नहीं है, ग्रास टैक्सेशन है। बिल्कुल ठीक सर। इन सेक्शन 8 द एक्सप्रेशन 5 ऐड हो गया है, अब वो वाला उसमें 8 क्या है जी? 8 वो फाइनल वाला ही होगा। देखो फाइनल ही हो गया। जनरल प्रोविजन रेट टैक्स कंपोज अंडर सेक्शन 5A सब्जेक्ट टू दिस टैक्स कंपोज अंडर सेक्शन 5 एंड शैल बी फाइनल टैक्स ऑन द अमाउंट। वो फाइनल भी कर दिया फाइनल, ये भी फाइनल। वहाँ हर वैसे आम सेक्शनों में वहीं लिखा होता था, एक ये जनरल सेक्शन में लिखा होता, तो वहाँ नहीं लिखा, लेकिन इसको यहाँ लिख के फाइनल कर दिया। ठीक है, फाइनल वाले वो डाल दिया। तो अकॉर्डिंग फिगर 6 वो ऐड जहाँ जहाँ है उसको ऐड कर दी। ठीक है। सेक्शन 15 सेक्शन आपका रेंट का है, तो प्रॉपर्टी वाला है। इन सेक्शन का इन सब सेक्शन 1 फॉर द फुल स्टॉप एंड कोलन शैल बी देयर आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोविजन शैल बी एडेड, नेमली provided that the minimum value of fair market value for a property in case of a commercial property shall be 4% of the fair market value per annum as per provision of section 68 of the ordinance। 68 में फेयर मार्केट वैल्यू है, तो अब उसका मिनिमम जो है प्रोवाइडेड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू जो है उसका इतने परसेंट 4% कम से कम हो, कम से कम। आप अगर मेरा 2000 रेंट है वो नहीं, अब की फेयर वैल्यू और उसका परसेंटेज ये आपका है। ठीक है ना, पर annum इतनी 4% का मिनिमम उसमें आपका थ्रेशोल्ड लगा दिया गया कि आप रेंट जितना चाहें वो नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से उसको करेक्ट कर दिया गया। फेयर मार्केट वैल्यू जो है BR प्रेस्क्राइब होता है 68 में, वो होंगे, उसको कैलकुलेट करके एनुअल उसका रेंट देखा जाएगा कितना और 4% कैलकुलेट किया जाएगा। 4% से आपका जो डिक्लेयर कम है तो फिर वो 4% से मिनिमम चल जाएगा। आगे प्रोवाइजर में प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फेयर रेंट मेंशन इन अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ द एविडेंस प्रूविंग अदरवाइज इज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स थ्रू द सैटिस्फैक्शन ऑफ कमीशन। तो कमीशन की सैटिस्फैक्शन है, कम रेट भी है इससे, फिर आप सर्टिफाई करेंगे क्योंकि इलाके में मेरा रेंट पे नहीं जाता, या इलाके में ये है या वो है, या रेंट एग्रीमेंट ये है, इस तरह मैं एक्चुअल भी यही देता हूँ। ठीक है, या फैक्टर क्या है और डिफरेंशिएट के कि उस इलाके में तो ये रेट है ही नहीं, इतना ना हो कि होंगे 4 मेरी रिश्तेदारी है या मैं कंपनी है या कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, वो आपने सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन जो है ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है, कमीशनर की मर्जी
और डिसएग्री हुआ क्या मैं एग्री है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4% दे। तो सेक्शन 18 क्या है जी? 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस। In substance, the expression of the word society, the word include, या वो जो रिक्रिएशनल क्लब था वो इधर भी आ गया, वो सोसाइटी में इंक्लूड रिक्रिएशनल क्लब जो इधर था, 236 से एक्सक्लूड हुआ अब वो इधर include हो इधर गया। ले। अब कंपनी इसकी दो क्या सेक्शन था, हाँ, इसकी भी इनकम जो है आफ्टर द वर्ड सोसाइटी द वर्ड इंक्लूडिंग क्लब शैल बी इंसर्टेड। तो खोल के देख रहे हैं ना 18 कहाँ है इसकी। इन सब सेक्शन 1 क्लास बी। इधर से खोलो। इनकम फ्रॉम बिजनेस सर ये सर्विसेज में होगा के अंदर है ना। हैं। एक मिनट पहले वो निकालिएगा जरा, उस पे कहाँ पे अमेंडमेंट की गई है? क्लास बी इन द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आई ना सर, आफ्टर द वर्ड। ये सर एक्सप्लेनेशन फार्मूला ऑफ डाउट इनकम ड्राइव बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द सेल ऑफ, यहाँ वो रिक्रिएशनल वो क्लब भी कर ठीक दी, है। जो सेल ऑफ गुड्स करेंगे सेल तो ऑफ गुड्स इन मूल प्रॉपर्टी प्रोविजन टू दिस मेंबर वाली यहाँ वो रिक्रिएशनल क्लब भी आ गया बिल्कुल ठीक है। यहाँ सारी उनकी इनकम है वो भी आ गई। डन हो गया सर। नेक्स्ट सर आ गया सेक्शन 21 से। 21 आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू कंडीशन जो होते हैं, जिसमें नॉन विद होल्डिंग है, एल है, एम है, ट्रांजेक्शन है, तो उसमें देखते हैं कहाँ का। इन क्लास पी द वर्ड अपीयरिंग एट द एंड omitted and there are the following shall be namely 10% of the claims made attribute purchase made from a person who are not national tax number। इसलिए पी वैसे डील करता है, पढ़ देता हूँ। एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल in excess of such limits and in violation of such conditions as may be prescribed। प्रेस्क्राइब कैसे, एक मिनट है ये पहले फार्मास्यूटिकल वाले में 10% कंडीशन लगाई थी जी, तो एक लगाई थी एनी यूटिलिटी इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट जितनी लिमिट रूल में प्रेस्क्राइब होगी आप लेकिन आज तक हुई तो कोई नहीं हाँ है नहीं लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं हुई लेकिन लॉ में थी। अब क्या है इसके अंदर क्या ऐड किया है 10% of the claim receipt made attributable to the purchases made from the person who are not tax number आगे भी पढ़ ले सर एक दफा सर। provided that this clause shall not apply to the agriculture fruit directly purchased from the grower। Provided further the board may by notification that the exempt person or classes of person from this clause subject to certain condition and limitation as may be prescribed। कहते हैं अगर आप एंटीएन होल्डर्स के बगैर परचेजेस करेंगे तो आपका 10% का एक्सपेंडिचर डिसअलाउ, लेकिन वो बिजली के बिल की हद तक। यूटिलिटी की बात कर रहे हैं ना सर। यूटिलिटी नहीं ये कहाँ ऐड किया है भले पी में किया ना सर, उसमें यूटिलिटी बिल का जिक्र है। ऐड देखे ना कहाँ हुआ in clause P the word and appearing at the end omitted and thereafter for clause नहीं आ गई सर, नहीं आई नहीं गई है। for clause Q वो P है ये Q है ये सब्स्टिट्यूट हुई है। नहीं क्यू सब्स्टिट्यूट हुई है, बेसिकली हम पी को पढ़े क्यू सब्स्टिट्यूट हुई है वो है ना, लेकिन ये क्यू सब्स्टिट्यूट हुई है। हाँ वो पी वाली नहीं हुई क्यू वाली हुई, क्यू सब्स्टिट्यूट जी ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूट है नहीं उसको कामा ऐसे इसके बाद वो आगे भी जाके कोई ऐड की होगी जिसके लिए द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ये इन क्लास पी द वर्ड एंड अपीयरिंग एट द एंड बी ओमिटेड, एंड को ओमिट कर दिया एंड देयर फॉर क्लास क्यू द फॉलोइंग क्यू के लिए वहाँ एंड था ना तो आखिरी क्लास होगी ना वो जी है जी जी
ऐसे समझ रहे हैं ना। क्यू जो क्यू क्लास वो थी आखिरी क्लास। तो अब और भी 2-4 क्लासें ऐड करनी होगी, तो एंड खत्म किया है। अब अगली क्लास आई है क्यू फॉर द क्लास क्यू द फॉलोइंग, क्यू की बजाय के ये आ गया। सर पहले उसमें क्यू में था कि अगर आपने उन लोगों को फरोख्त किया जो लायबल टू सेल एक क्यू देख रहे हैं, एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेड टू सेल मेड टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। इसके मुताबिक आपका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होगा, जो अलाउ होगा अदरवाइज डिसअलाउ होगा। ठीक है, ये फार्मूला है टोटल टर्न, ये ये रिप्लेस करके उन्होंने अब 10% वाला प्रोवाइडेड। पहले सर सेल की बात थी, अब वो परचेज के ऊपर ले अब 10% ऑफ द क्लेम्ड एक्सपेंडिचर मेड एट्रीब्यूटेड टू परचेज। ठीक है, मेड फ्रॉम द पर्सन हु आर नॉट, जो आपने खरीदा है 10% क्लेम एक्सपेंडिचर जो परचेज से एट्रीब्यूटेबल वो होगा। ठीक है, अब 10% का उसकी जैसे आपका विद होल्डिंग नहीं किया तो 20% आप परचेज था, कितना परसेंट वो विद होल्डिंग परचेज का भी उन्होंने कहा हुआ था कि इतने % आप परचेज डिसअलाउ कर सकते हैं। 10% ऑफ द क्लेम्ड एक्सपेंडिचर मेड एट्रीब्यूटेबल टू परचेज। अगर टोटल आपने परचेज की हुई है तो जो टोटल में से एक टोटल आपने उसमें से की है जो नॉन रजिस्टर से, एक से रजिस्टर से की है, तो उस प्रोपोर्शनेट के मुताबिक जो निकलेगी उसका 10%। वो जो प्रोपोर्शनेट निकलेगा वो पहले तो प्रोपोर्शनेट निकालेंगे ना आप, 10% ऑफ द क्लेम्ड एक्सपेंडिचर मेड एट्रीब्यूटेड टू परचेजेस, उसमें से जो परचेज है। सर मैंने करोड़ की 70 लाख की एंटीएन होल्डर से 30 लाख की बगैर एंटीएन, पहले आप 10% टोटल का कर लेंगे जी, टोटल का करके कैलकुलेट कर लिए, वो कर 10 लाख कर लिए टोटल, फिर जितनी परचेज का प्रोपोर्शनेट है उस हिसाब से उसको कर लिया। सर अगर मिसाल देकर तो समझा दें तो मुझे 10% ऑफ द क्लेम्ड एक्सपेंडिचर made attributable to the purchases made from the person who are not national tax number holder। मैं अगर आपकी इजाज़त से इसको वजाहत करने की कोशिश करूं कि मेरी परचेजेस थी करोड़ रुपए की, जिनमें से 70 लाख थी एंटीएन होल्डर से, 30 लाख थी बगैर, लेकिन एक्सपेंडिचर मेरा उसको जो मैंने रिटर्न में सेल, इसमें एक्सपेंडिचर के अंदर परचेज नहीं आ रहा ना, वो था मेरा 8 लाख रुपया या 10 लाख रुपया। तो अब 10 लाख में से वो 3 लाख को प्रोपोर्शनेट करके कर देगा। सर परचेज एक्सपेंडिचर नहीं होता जी, ठीक है ना, वैसे परचेज होती है कि तो प्रोपोर्शनेट हो तो लहदा बात ही। अब परचेज में से कुछ पोर्शन कास्ट ऑफ सेल जो होती है वो एक्सपेंडिचर होता है जी। तो क्लेम्ड एक्सपेंडिचर या तो परचेज की हो कि टोटल परचेज हमारी है, टोटल का 10% कैलकुलेट कर लें, और जो एंटीएन होल्डर से वो 10% का कितना पोर्शन बनता है उसका डिसअलाउ करें। दूसरा ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सही थी कि जो आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया परचेज थोड़ी की है, परचेज में तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसमें से जो कास्ट ऑफ सेल है वो सेल के अंगेंस्ट आपने लेस की, उसमें परचेज का क्या पोर्शन है। उसमें परचेज के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है आपका एंटीएन होल्डर से, एक दूसरे से, तो एंटीएन वाले होल्डर का और रेशो आप निकालें, उसकी पहले निकालें फिर उसका 10% जी। तो ये 2 इसमें हो सकती है, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी एक क्लैरिटी, एक क्लेम्ड एक्सपेंडिचर है, दूसरा मेड एट्रीब्यूटेबल टू परचेज। तो क्लेम्ड एक्सपेंडिचर तो परचेज तो नहीं होगी, वो तो कास्ट ऑफ सेल ही होगी। कास्ट ऑफ सेल में पोर्शन कितना होगा, कितना एंटीएन होल्डर की परचेज का है, कितना दूसरे का जी, तो उसका प्रोपोर्शनेट जो होगा उसका 10 जी, बिल्कुल सही, वो 10% एट्रीब्यूटेबल टू परचेज जी, जो जितनी परचेज आपकी कास्ट ऑफ सेल में जो नॉन एंटीएन होल्डर से ली है परचेज, वो एट्रीब्यूटेड जितनी परचेज होगी वो 30% है जी, ठीक है ना, कास्ट ऑफ सेल में जी, तो उसका 10% जो है वो आपका बिल्कुल सारी नहीं, वो उसका 10% बिल्कुल। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर फूड। इसमें से अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से आपने लिया एंटीएन होल्डर नहीं है तो उस पर ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसका एंटीएन होल्डर प्रोवाइडेड दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर फूड directly from the group. Provided further that board may by notification the official exempt person or classes from this class subject to certain region and limitation as may be specified there. तो बोर्ड के वो पावर भी दे दी तो जिसको पर्सन को या क्लास इसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए वो करेगा। बेसिकली नॉन एंटीएनर से डिस्करेज किया है कि जो परचेज आप करेंगे उसको आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा अप टू 10% ऑफ दैट परचेज, ठीक है। और नेक्स्ट में इन क्लास
आर फॉर द फुल स्टॉप एक्शन एंड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड देयर फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी एडेड, नई एस उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल where taxpayer receives a payment exceeding more than 200,000 rupees otherwise than through banking channel or digital means against single invoice containing one or more one transaction of supply of goods or services। ये डिसअलाउइंग के लिए एक चीज़ और ऐड कर दी गई है कि 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल वेयर द टैक्सपेयर रिसीव ए पेमेंट exceeding more than 200,000 rupees otherwise than through banking channel or digital means against single invoice containing one or more transaction of supply of goods and services। जैसे वहाँ 73 में है कि अनरजिस्टर्ड से आप इतना लेंगे तो इतनी प्रोपोर्शनेट इनपुट डिसलाउ होगा, यहाँ आपका एक्सपेंडिचर जो है 50% आपसे या सेल, अब सेल के एक्सपेंडिचर फ्रेट श्रेट ये वो प्रमोशन वो होते हैं, तो अब इसमें एक एंगल है कि 50% ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल के कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, फ्रेट है, वैसे तो कास्ट ऑफ सेल भी उसी की है। 2 लाख से ज्यादा बड़ी कोई रकम चीज होगी और हम बैंकिंग चैनल से नहीं लेते, तो उस जो सेल होगी या सेल करेंगे किसी को, तो अगर उसके पैसे हमें तो अदर देन क्रॉस चेक आते हैं, मतलब मकसद ये है कि सारे जो सेल आप करें थ्रू बैंकिंग चैनल क्रॉस चेक लें। अगर आपने नहीं लिए वो, ठीक है ना, और इस लिमिट से वो 200,000 रुपीज से ज़्यादा है, ये है वन और मोर देन वन ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ कंटेनिंग वन और मोर, यानी कि एक इनवॉइस की बात हो रही है, एग्रीगेट की बात नहीं हो रही। हाँ, इन कंटेनिंग वन और मोर देन वन ट्रांजेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन ट्रांजेक्शन सप्लाई गुड्स सर्विसेज जी, एक या इससे वन जी और मोर देन वन ट्रांजेक्शन, जी ठीक है ना, उस लिमिट से एक या एक से ज़्यादा जी। इस अमाउंट से बढ़ेंगे अगर, तो किसी एक पार्टी को अगर आप देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल के रिलेशन से वो एक्सपेंडिचर होगा, जी तो फिर वो आपका अलाउ उसका 50% डिस्काउंट देगा। 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम्ड ऐसे जब आप सेल करते हैं तो सेल में डिलीवरी चार्जेस होते हैं या वो होते हैं, ये उस पे फ्रेट या वो रिलेटेड होगा। तो जो प्रमोशन एक्सपेंसेस है इसमें अब इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, तो सेल के डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। वह तो सारे सेल को ही अर्न करने के लिए सारे एक्सपेंडिचर हम करते हैं, कास्ट ऑफ सेल भी सारे हैं, एडमिन सेलिंग सारे सेलिंग एक्सपेंस भी अलहदा होते हैं, प्रमोशन है ये वो, तो ये मेरा ख्याल वो वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल जो सेल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड सेल हो। 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम्ड in respect of sale where taxpayer receive a payment वेरी हम्बल सबमिशन में यहाँ पे ये दो चीज़ें डिफरेंट है। जो 2 लाख की बात है ना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, लेकिन जब डिसअलाउंस करेंगे तो वो फिर एक्सपेंडिचर का 50% करेंगे अगर बैंकिंग चैनल से नहीं आएगा, नहीं, यानी कि एक्सपेंडिचर एसोसिएट विद सेल की बात नहीं कर रहा, नहीं वो कह रहा है 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपने क्लेम कर रहे हैं ना जी, तो सेल से एसोसिएट तो कर रहा है कि 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, वो सेल से कनेक्टेड हो ना, वो करेगा उनमें से 50% हाँ, डिस्काउंट। वो जो एक्सपेंस आपने इन कनेक्शन विद सेल क्लेम किए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में या कहीं भी किए हैं जो सेल से एट्रीब्यूटेड है, उनका वो 50% डिसअलाउ करना है। अगर वो उसकी सेल की प्रोसीजर टोटल एक्सपेंडिचर का नहीं करना है, टोटल एक्सपेंडिचर का नहीं करना, एक्सपेंडिचर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल जैसे फ्रेट है, डिलीवरी चार्जेस हमने सेल किया है या डिलीवर करना है, जी, वो एक्सपेंडिचर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड जो सेल से होती हैं, तो वो वाले एक्सपेंडिचर जो है उनका 50%, अगर वो क्रॉस चेक उसकी सेल जो की है वो सेल क्रॉस चेक नहीं आती, तो फिर वो 50% जो उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसका 50% आपने डिसअलाउ कर देना, सारा क्लेम नहीं कर सकते। आप करें ये मैंने सेल की और ये हमारी फ्रेट है चार्ज, ये डिलीवरी चार्जेस है, ये और चीज़ है,
उसके फ्रेड या डायरेक्टली कनेक्टेड जो सेल है वो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस में सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक तो प्रमोशन एडवर्टाइजिंग ये वो भी होते हैं, तो उसको अलग है। तो वो वाले का जो सेल से कनेक्टेड है, अगर सेल आपकी क्रॉस चेक नहीं आती और एक या इससे ज़्यादा इनवॉइस की वो सेल है और सेल इस लिमिट से एक्सीड करती है, तो फिर अगर विद इन दैट लिमिट है तो फिर डिसअलाउ नहीं है, फिर वो सारा का सारा ही सेल ऐसे सेल एक्सपेंडिचर सर आपके ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसी फ्रिज बेचते हैं 2.5 लाख की, डिलीवरी भी देते हैं। डिलीवरी भी, इंस्टॉलेशन भी, ये वो वगैरह वो एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर लेते हैं, मैं पैसे देते हैं और बिजली बैंक नहीं लेते तो हाँ, फिर ये होती है। ठीक है। तो वो सेल कनेक्टेड एक्सपेंसेस जो होंगे ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड जो है वो आपको अलाउ होंगे, अगर उसकी कलेक्शन सारी बैंकिंग है तो सारे अलाउ हैं, अगर बैंकिंग नहीं है तो फिर उस एक्सपेंडिचर का 50% अगर वो इस लिमिट से ज़्यादा है तो आपको, लिमिट से कम है तो फिर तो अलाउ ही, लिमिट से अबाव है और कलेक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं है तो फिर वो सेल कनेक्टेड एक्सपेंस जो है वो आपका 50% जो है डिसअलाउ। जैसे वो प्रमोशन का फार्मास्यूटिकल में नहीं 10% भाई कंपनी की सेल का 10% डिसअलाउ, जितना आप क्लेम करेंगे 10% डिसअलाउ 90% अलाउ, ठीक है। इसी तरह ये भी सेल कनेक्टेड है, डिफरेंट एक्सपेंस पे डिफरेंट थ्रेशोल्ड लगाई गई है डिसअलाउ करने के लिए, ठीक है। जैसे वो फार्मेसी प्रमोशन है, प्रमोशन वाले उधर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड आ गए, नहीं तो अदरवाइज वो भी सेल एक्सपेंस की है वो, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल तक है, ये जर्नल है, ठीक है ना। चलो आगे इन सेक्शन 22 ये डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो है आपका, ठीक है ना, उसके मतलब है इन सबसेक्शन 1 फॉर द फोर्थ एट द एंड ये कोलन शेप से है देयर आफ्टर फॉलोइंग न्यू प्रोविजन शैल बी एडेड, अब प्रोविजन ही डालें, प्रोवाइडेड दैट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शैल नॉट बी अलाउड फॉर द अमाउंट पेड फॉर एडिशन ऑफ कैपिटल एसेट to the seller in all relevant tax year if the tax deductible under the section 50 in respect of other payment has not been deducted and deposited in the company by not adding such amount paid in addition capital in the asset of तो यूजुअली साल 2 साल से कि जो जिसमें डिडक्शन नहीं होती वो एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउ होते थे, लेकिन बाद डेप्रिसिएशन को भी कहते थे हम डिसअलाउ करते हैं क्योंकि आपने विद होल्डिंग नहीं की, तो हमने कहा भी एक्सपेंडिचर जो डेप्रिसिएशन से नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो ये इसका तो तल्लक कोई नहीं, वो तो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट की तो बात नहीं की हमने, फिक्स एसेट सारा क्लेम थोड़ी किया है, तो ये तो नॉन अलाउंसेज है, तो अलाउंसेज में होल्डिंग की है फिक्स एसेट पे या नहीं, तो डेप्रिसिएशन पे तो नहीं आप डिसअलाउ कर सकते, तो वो उन्होंने वो भी प्रोविजन डाल दी कि अगर आपने परचेज ऑफ एसेट किया है और उस परचेज ऑफ एसेट में आपने एडिशन की है ड्यूरिंग द ईयर और उसमें विद होल्डिंग नहीं की आपने, तो फिर उसकी आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आगे इन सबसेक्शन 1 फॉर द कोलन एट द शैल बी सब्जेक्ट करेक्शन की। इन 24 जो है भाई प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कौन से या इंटेंजिबल है क्या 24, इन सबसेक्शन फॉर द इंटेंजिबल वाला है सेक्शन 24 हाँ, इंटेंजिबल वाले में उन्होंने कहा था 25 साल, कितने साल उसने 25 ईयर को 15 ईयर कर दी, 15 साल में दूर कर दिया, हाँ, उस तक आप करेंगे, लेकिन उसमें भी नीचे इंटेंजिबल में 5 साल भी है कि बेनिफिट कितने साल चल रहा है, 12-15 साल, वो बहुत ज़्यादा उसमें था। सेक्शन 39 39(3) आफ्टर द वर्ड चैनल द एक्सप्लेन डिटेल, वो जो क्रॉस चेक वाली पेमेंट थी बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, अदरवाइज क्रॉस चेक वो गिफ्ट शिफ्ट एडवांस ये वो पुराना 12-18 और अब 39 ये जो चलता है, उन्होंने कहा डिजिटली मीन से भी जो पैसे ना एनटीएन जो होल्डर नहीं है उसको क्रॉस चेक हाँ या दूसरा बैंकिंग चैनल को दे सकता है, हाँ, तो अब वो बैंकिंग चैनल को एनहांस कर दिए, सर्विस को देख उसका स्कोप बढ़ा दिया है, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांसफर भी था पिछले साल में ऐड हुआ है, तो और डिजिटल मीन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन, और डिजिटल मीन्स से भी आएगा तो वो भी समझा जाएगा। मैं पढ़ दूं 39(3) सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन एडवांस डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स और गिफ्ट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
otherwise than by a cross check drawn on a bank or through a banking channel। हाँ तो इसके आगे अब ये वर्ड आ गए, वही बैंकिंग चैनल को एनहांस करके उनका डिजिटल मीन से भी लेंगे तो वो भी वैलिड होगा। तो जैसे उस हद तक है जिन लोगों के लिए 39(3) ये इजी पैसा नहीं ट्रांसफर करते, डिजिटल मीन से आएगा तो वो भी ठीक है। सारे डिजिटल मीन हो जाएंगे, है हर डिजिटल मीन जितने भी हमने उधर देखे हैं, ठीक हो गया। कंप्यूटर ऐप है, दूसरा है जो भी है, या मोबाइल है, जो भी डिजिटली मीन्स जो ऊपर डिफाइन नहीं किया हमने जी, पढ़ा है, जी। उसके थ्रू दैट जो भी अमाउंट आएगी लोन की हो, बैंक से हट के उनको भी दे हाँ जी, उनको भी बैंकिंग चैनल के इक्वलेंट समझा। एक और ठीक है ना, ये वाला इसमें ऐड हुआ है कि वो डिजिटली मीन्स जो आएंगे वो भी वो वेरीफाई होंगे, तो वो भी आपके उसी के वो पैरामीटर फुलफिल करेंगे, उसकी एडिशन नहीं होगी। चलो सेक्शन 56 सेट ऑफ लॉसेस। Set of laws appearing at the end a colon shall be substituted and there are following new provisions shall be added. Provided that adjustment of business laws shall not be allowed against property 2 साल पहले की थी, फिर वो वापस करते होंगे प्रॉपर्टी के सेट। अब बिजनेस लासेज या साल जो भी साल के लास बिजनेस लास है वो प्रॉपर्टी के सेट लेकिन प्रॉपर्टी इनकम में अगर लॉस है तो वो आपस में कैरी फॉरवर्ड वो एडजस्ट या उधर हो सकता है। हो ठीक जाएगा। है, साल का जो होता है ना टोटल जो 5 हेड है उनको इकट्ठा किया जाता है, उनमें इंटर हेड एडजस्टमेंट होती है, लेकिन प्रॉपर्टी इनकम के केस बिजनेस लॉसेज एडजस्ट नहीं होता। बिजनेस लॉसेज जो है प्रॉपर्टी इनकम अगर है तो आप प्रॉपर्टी इनकम को कम नहीं कर सकते एडजस्ट करके, मेरा करोड़ बिजनेस लॉस हो गया, प्रॉपर्टी इनकम ही खत्म हो गई, ठीक है, सेट करके भी टैक्स कम कर, प्रॉपर्टी में नहीं, बिजनेस को बिजनेस में या बाकी हेड जो है, और जैसे सैलरी में भी नहीं कर सकते आप, तो पहले सैलरी वाला था कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाकी हेड में सब्जेक्ट टू जो है। In section 59B, in section after class, the following new class shall be: a company or companies within the group whose income from business is chargeable under head of business of this ordinance other than division 1 or 2 others shall not be entitled to avail group benefit. The group benefit का कहा है कि उनका जो any company within the group whose income is chargeable tax under the of this ordinance other than, वो इस हेड के अलावा उसकी अगर कोई है, जैसे स्मॉल कंपनी है या एग्जाम्प्ट है या और कंपनी है, तो जिसकी इनकम इस हेड इस शेड्यूल में चार्जेबल नहीं है वो नहीं होगी, वो आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, वो नहीं एडजस्टमेंट। जैसे डिफरेंट कंपनी है ना, कोई जो अदर देन डिवीजन, अगर किसी की चार्जेबल इनकम इसके डिवीजन के अलावा है उसके साथ नहीं, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अवेल द ग्रुपली होगा जो इसी के अंदर चार्जेबल, वही कंपनी है जिनकी इस हेड में चार्जेबल टैक्स है वो उसको अवेल कर सकती है। न्यू सेक्शन आ गया सर। हाँ, लो हाउसिंग उन्होंने कहा घर शहर बनाए 10 मरले के ये वगैरह, तो उसका कोई टैक्स क्रेडिट दे दिया, ठीक है। An individual shall be entitled to tax credit of a tax year in respect of any profit on debt or share in rent or share in appreciation for the value of house paid by person in a year on a loan by scheduled bank or any financial institution, security exchange, Pakistan, advanced by government or local government or statutory body, public company listed on stock exchange, or where person utilize the loan for construction including land acquisition or acquisition of one personal house having land up to area 2500 square feet or flat having a total area up to 2000 square feet। आप हर घर लेते हैं, बनाते हैं या नया लेते हैं किसी से, तो उसके लिए आपको ये फिर बैंकिंग लोन से आप लेंगे, वो मार्कअप का आपको है, अपने पैसे अपने नहीं, लोन बैंक से ले, हाउसिंग या उससे जो रेंट देंगे उसका बैंकिंग को प्रमोट करने, हाँ बैंक वो जो लिखे हुए जिन से लेंगे। इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वो एनी प्रॉफिट ऑन डेट, जितना आप उसका डेट देंगे उसका बेनिफिट हो, ठीक है, या उसको क्या शेयर इन रेंट कह ले या शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर द वैल्यू ऑफ हाउस पेड बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन ए लोन, वो लोन लेंगे उस पर जो रिटर्न देंगे उसकी बात है, उसका आपको क्रेडिट होगा। और अमाउंट क्रेडिट कैलकुलेट कैसे होगी, तो वो ये फार्मूला जैसे पहलों का होता है, अमाउंट ऑफ पर्सन टैक्स क्रेडिट डाउन अंडर सेक्शन फॉर टैक्स शैल बी कंप्यूटेड का फार्मूला A/T, A इज द अमाउंट ऑफ टैक्स सेट फॉर टी, उसका बिफोर लॉसेस क्रेडिट दूसरों के, एक पर्सन टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो असेस टैक्स कितना है, और लेस रास इसमें से लेके वो जो फार्मूला है उसी तरह। ए पर्सन शैल नॉट बी अंडर टैक्स अंडर सेक्शन फॉर एनी प्रॉफिट डिडक्टेबल 15A वाला उसमें वो उसका नहीं होगा।
वेयर इंडिविजुअल हैज क्लेम रेंट वाला है ना, है। रेंट वाला ना, हाँ फॉर एनी प्रॉफिट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 15E। वो 15A में जो आप रेंट के एंगेज नहीं करते, जी। वहाँ जो लेस करते हैं वो नहीं है। वो डिडक्शन वो उधर डिडक्शन डबल डिडक्शन तो नहीं हो सकती हाँ, ना, deduction उधर भी डिडक्शन दे दें रेंट के एंगेज भी जी और इधर भी आ जाए, इस क्रेडिट लेने भी आ जाए जी, ठीक बात है, हैं। एक जगह पे ही आएगा। एक वो जो वहाँ अलाउ हो गया लाबल रेंट है, अपने वहाँ उसमें टैक्स रेंट लिया है, वहाँ क्लेम कर लिया तो वो दोबारा फिर मैंने प्रॉपर्टी इनकम को जीएस क्लेम हाँ, कर लिया तो फिर वो वेयर इंडिविजुअल हैज क्लेम टैक्स अंडर दिस सेक्शन ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट फॉर अनदर हाउस और फ्लैट अंडर दिस सेक्शन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 15 टैक्स ईयर, फिर क्रेडिट नहीं मिलना। ठीक है, फिर अगले साल फिर बनाओ। इन सेक्शन है इन सेक्शन इन क्लास आफ्टर exclusive word shall be omitted। 65F था सर, वो जो वो पहले बात कर रहे थे उसकी भी, वो जो सबसिडी जब ऐड की गई थी। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव से कहाँ से ओमिट होगा जी? ये तो सेल टैक्स आ गया है, ट्रेंड ही बदल दिया है। उसको दोनों खोल के लेना रखो ना। एक मिनट उसमें दिखाया ना, तो उसमें इधर पढ़ देता हूँ, इधर जरा खोले ना फाइनेंस बिल से, कहाँ पे उसने एक्सक्लूसिव आउट किया। फाइनेंस बिल खोलिएगा, 65 था ये करे ना फाइनेंस बिल तो खोलने, एक मिनट कहाँ से एक्सक्लूसिव आउट किया, ये था ना इन सबसेक्शन 1 इन क्लास ए, मैं सर इधर से पढ़ वर्ड देता हूँ। एक्सक्लूसिव person engaged in coal mining projects in Sindh supplying coal exclusively to power generation। अब पावर आप कहीं और भी सप्लाई करेगा तो हाँ वो भी जी, ठीक है एक्सक्लूसिव वर्ड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव खत्म कर दी है, तो लेकिन टू पावर जनरेशन फिर भी बाकी है। हाँ पावर जनरेशन में ही देगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली वाला वर्ड कर देगा। असल में इससे ये फर्क पड़ेगा कि पहले जो सिर्फ पावर जनरेशन वाले को दे रहा था उसको मिल गया, अब उसके अलावा भी मिल गया। नहीं अब ये होगा रहेगा पावर जनरेशन की हद तक, लेकिन किसी और को भी दे रहा है तो उधर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाँ। इसलिए पोर्शन का मिल जाएगा। सही, दोबारा आगे देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव सर ये हो गया था कि उन्होंने कहा कि जी आपने 10 रुपए की भी बायर दे दी, फॉलोइंग पर्सन ये वाला था, जी सर, ये फॉलोइंग पर्सन आर इनकम शैल बी अलाउड ए टैक्स पे इक्वल टू 100% of the tax payable under any provision of that including minimum alternative, सारे वो जो जैसे दूसरे भी होते हैं, and valid for the period to the extent upon fulfillment of condition and subject as person engaged in coal mining project in Sindh supplying coal exclusively to the power generation project। अब एक्सक्लूसिवली खत्म हो गया, सिंध सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, अब इसके अलावा भी कर सकते हैं और इस एक्सटेंट तक अलाउ हो जाएगा। दूसरे वाला शायद 100% भी हो जाए, हाँ 100% भी हो जाए। हाँ जैसे पहले 65D शी थे, फिर पहले 100% था, फिर उन्होंने कहा टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो ये भी उतना जितना सप्लाई किया है उतना क्रेडिट मिलेगा। एक्सक्लूसिव वाली एक रिलैक्स भी होगी कंडीशन कि अगर इधर ना सप्लाई किया तो मिलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिव का वर्ड खत्म हो गया है, अगर जितना इधर होगा वहां मिल जाएगा, जो दूसरों का होगा उसका क्रेडिट नहीं। बिल्कुल ठीक। आगे जी 75A वो 75A वाला जो पेनल्टी थी सर, वो 50 लाख से बड़ी प्रॉपर्टी और 10 ये लाख हाँ वो प्रॉपर्टी वाले इसमें डिजिटली मींस भी ऐड कर हाँ, दें, जैसे 39(3) में किया है, तो यहाँ भी उन्होंने कहा जी क्रॉस चेक जो देना है 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी या 10 लाख से वो प्रॉपर्टी, तो वो आप डिजिटल मीन से कर सकते हैं। ठीक है। 100C सर, 100C एक्सप्रेशन टेबल 2 ऑफ व्हिच अपीयरेंस शैल बी ओमिटेड। देख ले क्या कौन निकल गए, 100C देख ले कि कौन निकल गए से। वो टेबल 2 ही दबाता, टेबल 2 में होता था कि वहाँ जिनका नाम लिस्ट कर देते थे ना जी, उनको अप्रूवल शूर लेने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक और टेबल में जिनका नाम आगा खान ये वो वगैरह अब उनको भी लेनी पड़ेगी है, अब उनको भी 100C, अब उनको भी 100C आ जाए, बिल्कुल लेना भी चाहिए वैसे उनको। हर एक में होगी कि वो उसमें डलवा लेते थे नाम,
ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮौज है। अब 100 सी तो हर एक को 100 236 लेना पड़ेगा उनको भी, पहले उधर डाल देते थे तो लगता नहीं। apply to the following person. The following, the provision of this shall apply to the following person। ये क्या Table two. पर्सन स्पेसिफिक टेबल 2 ऊपर आ जाए ना क्या नहीं मगर टेबल 2 जहाँ जावे भी सारे निकाल दिए उन्होंने है। The person mentioned in subsection shall be allowed taxpayer equal to 100% of the इतना इतना, तो वो 100% है इंक्लूडिंग नीचे है mention is subject to the condition read and 4 the provision of this shall apply to the following person। तो ये क्रेडिट ये लोग ले सकते थे। अब पर्सन स्पेसिफाइड क्या खत्म किया उसमें से टेबल 2 कितना खत्म किया सारा ही पर्सन स्पेसिफाइड अगर 66 क्लास देखने वाली बात है टेबल 2 जहाँ पे भी है नहीं, लेकिन 66 क्लास नहीं मिट टू बी। अब 66 क्लास में जाके तो कुछ नहीं है वो उसको देखते हैं पहले तो पर्सन स्पेसिफाई इन टेबल 2 ऑफ क्लास 63 ऑफ पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में यहाँ खोलता हूँ जी। अब सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल सर उसमें लोग कुछ उस उसके अंदर थे ना क्लास के अंदर। जी जी टेबल 1 और सर उस क्लास में जो डल जाते थे सर वो 66 पूरे को मिल गया। हाँ है? अब 66 पूरे में जो लोग हैं ना हाँ। उनको द इनकम ड्राइव्ड बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फाउंडेशंस सोसाइटीज बोर्ड्स ट्रस्ट एंड फंड्स नेमली। टेबल 1 में सर वो सारे। अब टेबल 2 में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। टेबल 2 अच्छा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100C एनी इनकम ड्राइव्ड बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन सोसाइटीज बोर्ड्स ट्रस्ट एंड फंड्स नेमली। तो टेबल 2 जो है ना अल शिफा ट्रस्ट ये जो इतने थे इनको ये 100C वाले लेने की जरूरत नहीं थी, इधर डाल गए थे खत्म। जी अब उन्होंने क्या किया है कि लेकिन तो क्लास 66 तो रही है मेरे ख्याल में करेक्शन ही की है उन्होंने कि टेबल 2 के बजाय टेबल 1 वाले भी जो हैं अब दोबारा है क्या है तो आप इसको पढ़े ना इसके निकाल के एनी इनकम ड्राइव बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बोर्ड सर्टिफिकेट शैल नेमली, ये सारी एग्जाम्प्ट होगी। जी ठीक है ना, ये सारी वो 100C वाली थी, ये सारी एग्जाम्प्ट थी जो इस टेबल में आई। इसके कितने टेबल सर मेरे ख्याल में तो टेबल 2 वालों को भी एग्जाम्प्ट कर दिया है 100C के बजाय। ये टेबल 2 की बात थी। अच्छा इसके ऊपर लाइन पड़े ना वो जैसे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब्जेक्ट टू एनी इनकम ड्राइव बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन। इसमें 100C लगता था, अब इस पे भी नहीं लगता। उनको ना आगे जाकर इसमें भी ये उड़ा दिया और ये इसको तरमीम कर दिया हो। जब हाँ, आप बजट ये- पढ़ेंगे ना हाँ। तो मेरे ख्याल में इनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। इनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया, इन पे भी 100C की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं पहले उनको थी जरूरत, उनको नहीं थी, इसको थी कि इसमें सब्जेक्ट था, अब इसको भी नहीं। अब इनको भी नहीं, अब इनकी भी एग्जाम्प्ट हो हाँ, जाएगी। क्योंकि वहां से ये टेबल 2 भी उन्होंने खत्म जी कर। जी जी ठीक है, क्योंकि पहले 100C से पहले किधर गया एक्सप्रेशन टेबल 2, एक्सप्रेशन टेबल 2 व्हेनेवर अपीयरेंस शैल बी इमिटेड, और टेबल 2 भी उड़ा दिया उन्होंने। ये टेबल 2 वाला जो है उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अगर अब पहले टेबल 2 को 100C लेना जरूरी था कि ये लोग इंटाइटल थे 100C के। लेकिन अब उसको वैसे भी आगे हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी कोई तरमीम आई होगी 66 में। ये वाले टैक्स क्रेडिट वाले हैं, वो वाले एग्जाम्प्ट वाले। सर अब देखते हैं उनको ना 66 में भी जाके वो टेबल 2 भी उसके अंदर ही हाँ, कर दिया। उसमें या मर्ज टेबल 2 ओमिट करके टेबल 1 में सारे डाल दिए। मर्ज कर दिया हो, मर्ज एक ही बना दिया हो। जी जी कुछ ठीक है। आगे भी कुछ पहले होगा। 2 अलग-अलग किए हुए थे, अब वो हो सकता है एक ही कर दिया हो। तो इस सवाल ना, का जवाब आगे मिल आगे जाएगा। मिलता है। जी आगे 100C अच्छा इन क्लास 13 इन सबसेक्शन आफ्टर द सेकंड पीरियड फॉर द वर्ड 3 जी मैं द कैरी वर्ड, फॉरवर्ड ऑफ जो था हमारा हाँ, वो minimum tax, 3 की बजाय 2 कर दिया वो। ठीक है ना जी ठीक है। वही आएगा ना। हाँ, ठीक है जी आफ्टर उसके बाद आफ्टर क्लास बी द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाय सर्टेन पर्सन नॉट विद एनी कंटेन इन लॉ फॉर द टाइम
any application by an ineligible person for booking, purchase or registration of motor shall not be accepted, processed by the manufacturer of motor vehicle registering company, site taxation as the case may be. दोबारा पढ़िएगा सर ऊपर देखो नॉट एप्लीकेशन नहीं मांगेंगे, नीचे कुछ और इसकी कंडीशन देंगे ना। एलिजिबल पर्सन एप्लीकेशन बाय द इनएलिजिबल को डिफाइन कर देंगे ना, उसकी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन की आपकी गाड़ी शाड़ी आपको लेके देंगे। नीचे प्रोसेस बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर हो या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हो, टैक्सेशन एज द केस में। आगे फिर an aggregation or request by the individual to any authority responsible for registration, recording, testing, transfer immovable property more than the value and aggregate for a year, notify the federal government from time to time shall not be accepted। ये भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्रोसेसिंग ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नोटिफाई वैल्यू से ज़्यादा नीचे में प्रोवाइड दिस क्लॉज shall not come into effect or no person shall be considered ineligible for the purpose of this clause unless a value is notified by the federal फौरी नहीं जब तक नहीं है। एनी पर्सन authorized to sell security including debt or unit mutual fund including person authorized to open and maintain account or clear such transactions shall not sell open security, sell security mutual fund to an ineligible person being individual or associate person। ineligible person ਜਿਹੜੇ ਨੇ तो उनको आप ना गाड़ी शाड़ी बुक कर सकते हैं, ना रजिस्टर कर सकते हैं, ना इम्पोर्ट करते ना आप स्टॉक शेयर कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮੀ ट्रांजैक्शन या ਉਹਨਾਂ 'ਚ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ सर देखते हैं तारीफ में क्या या नॉन फाइलर या लेट फाइलर या जो उसको देखिए। चलो जी आगे क्या, ये बैंकिंग कंपनी शैल नॉट ओपन अकाउंट ऑलरेडी ओपन करंट सेविंग वेलफेयर प्रोफाइल एक्सेप्ट आसान अकाउंट एंड पेंशनर अकाउंट इन द नेम ऑफ सच पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड and not allow cash withdrawal from any of the bank account of any person exceeding the amount as may be notified by the board from time to time। The previous shall excluding those in class D shall not apply to। नीचे परचेज रक्षा करोगे तो नहीं अप्लाई, परचेज ऑफ पिकअप वैन ये नहीं अप्लाई, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन दोज मेंशन इन ABC ट्रक बस or to access limitation notified by the board from time to time, investment security up to limit as may be notified। इतना उसमें नहीं। transaction made by non-resident person or a public company except mentioned in sub class 2 of class इतना source of investment expenditure statement filed by the person and sufficient sources mentioned in sub shall not be construed as a nature and source of income for the purpose of section any all or any of its report under this shall come into force as the board may notify the official girl or appoint with approval of federal government for the purpose of this section। यहाँ होगा अब ठीक है, यहाँ एलिजिबल पर्सन वहाँ तो इनएलिजिबल था, तो यहाँ ये एलिजिबल है, तो जो एलिजिबल नहीं है वो इनएलिजिबल। चलो एलिजिबल पर्सन shall mean a person who files return of income for the tax year immediately preceding the year of the transaction mentioned in subsection 1 and has sufficient resources in the wealth statement in case of individual or a financial statement in a company or association or person as the case may be for the transaction। जिन्हें पैसा परचेज पुरचेज करने पैसे वैसे छोड़ नहीं है तो सोर्स नहीं है फिर तो ले नहीं सकते। एलिजिबल the source money source of investment arranges statement declaring sufficient resources and furnishing explanation thereof for the particular purchase or transaction covered in A, B, C, D है ना। Provided that in case of individual the eligible person shall include his immediate family members। तेरे को या family member हाँ immediate family member in respect of individual shall include his parents, father, dependent child। Ineligible shall mean a person who is not eligible person defined in this example। Source of investment arrangements shall mean a declaration by a person filed on the board web portal specifying the source of fund for making such transaction and sufficient resources shall mean 130% of the cash and equivalent asset comprises of cash denominated in local foreign currency, fair value of gold, net realizable value of stock, bond, receivables, any other cash equivalent as may be prescribed, declared by the person in his source of investment and expenditure statement and wealth statement filed by the latest
tax year, and in case of company association asset equivalent declared in the financial statement attached to the income tax return for the latest tax, वो वहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे जो कैश और कैश यूटिव, प्रोवाइडेड दैट वेयर एसेट मेंशन इन सब्सिडी अदर देन इतना हैज बीन परचेज बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द वेल्थ स्टेटमेंट और the source of an expenditure disposal of such capital asset shall be treated as a part of cash equivalent asset to the extent of value mentioned in the agreement. अगर आपके डिस्पोजल किया तो समझा जाएगा कैश इक्वलेंट, एक एसेट से दूसरा एक्सचेंज करेंगे तो डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको सबूत है तो है, सबूत और ड्यूरिंग ईयर आपने डिस्पोजल की, उसे एक्सचेंज किया, कौन असेसमेंट करेगा इसकी? बस आपने आपकी वेल्थ से ही देखा। सर ये तो मैंने पहले भी ऑलरेडी पहले भी आया, ये आया एक दो दफा, लेकिन नोटिफाई होगा तो फिर होगा। ये सब्स्टिट्यूट हुआ है या नया आया है? ऊपर देखिएगा ये सेक्शन ये नया आया है, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ये पहले भी एक दो आया था, लेकिन यहाँ तो फिर आया और निकल गया। पहले आया था, फिर वो नोटिफाई नहीं हुआ, खत्म हुआ, ये ते अब 114C में आया। कंसल्टेड हुआ। हाँ, चलो ठीक होगा। ये अभी नोटिफाई होगा तो उसके यहाँ बाद- भी जब पिछले फाइनेंस बिल में आया था और बाद में नोटिफाई हाँ नहीं हुआ तो Approve नहीं चला था। गया। बहरहाल ये इस तरह का पहले भी था, ठीक है। फिर उसकी ट्राई कर दी। 120 आ गया। In subsection 1, the in-clause after the word thereon expression equal to the respective amount adjusted under section 2A shall be inserted. 120 देख लें क्योंकि ये वो है ना डीम्ड हमारी सेल्फ असेसमेंट मतलब कि क्या इससे फर्क आया है। हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। तगय्युर पजीर है ना, मैच्योर हो रहा है। हाँ जी, फिर फर्निश रिटर्न कहाँ पे चेंज कहाँ पे? कहाँ ये इन क्लास A after the word thereon the expression equal to the respective amount adjusted under subsection 2A shall be inserted. बेसिकली पहले था कि जितनी आपने अमाउंट डिक्लेयर की है ना वो डीम टू बी असेस्ड, अब उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट की है फिर 2A क्या है? कौन ये 2A करे ना, 2A में एडजस्टमेंट हो सकती है ना, 2A को कर दिया गया ना 1 और ये 2A। 2A return of income for under section shall be processed through automated system to arrive at a correct amount of total income taxable by the person after adjustment of चलिए 2 साल FCM। पहले आपको याद है ये लाए थे? हाँ ये लाए थे ना, 6 माह के लिए प्रोविजन, 6 माह के लिए प्रोविजन, लेकिन ऊपर डीम टू बी ऐसी था, जी अब ये सब्जेक्ट टू हो गया। अब सब्जेक्ट 2 हो गया। पहले ऑटोमेशन वो करेंगे, जो एडजस्टमेंट के बाद होगी वो डीम टू बी सेक्शन। और आपको याद है ये 2-3 साल पहले आया था तो काफी सारे लोगों को ऑटोमेटिक नोटिस आए, फिर 106 जी 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 उन्होंने रिवीजन की ऑप्शन दी कि जी आप करके कर adjust ले, कर लें। तो फिर इसको बाद में यही withdraw कर लिया यही गया। वाला एडजस्टमेंट वाला था, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऊपर नहीं था। ऊपर नहीं। ये एडजस्टमेंट तो थी, तो डीम तो पहले हो गया, जो एडजस्टमेंट बाद में आई। सर उस साल में ऊपर भी चेंज थी, ये फिर एक दफा 3 महीने रहने के बाद ना रिवर्स किया गया था, हाँ ये हो सकता उनसे कंट्रोल नहीं था हुआ, ये 2-3 साल पहले भी अमेंडमेंट आई। सही। बराबर ये सब्जेक्ट टू, ये जो ऑटो उसकी एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद जो अमाउंट होगी दैट विल बी ट्रीटेड। असल में MIS को जरूर केयरफुल देख लेना। बेसिकली सारा काम जो है IT वाला Automation। ऑटोमेशन पे सारा जा रहा है काम, बिल्कुल। कि ऑटोमेशन से ही सारा काम कीजिए, मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, ऑटोमेशन जो है उस पर ज़्यादा रिलाई किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सर। पहले तो आपकी जो रिटर्न फाइल करते थे या उसमें जो फिगर थी वो डीम टू बी असेस्ड बाय द कमिश्नर थी, अब सब्जेक्ट टू हो गई है, समझे ऑटो जो उसमें एडजस्टमेंट के बाद हो गई। अब दोनों आपकी सेल्फ जो ह्यूमन फाइल की है वो प्लस ऑटोमेशन वाली दोनों को मिला के मिक्सर कर दी, बिल्कुल। वो डीम टू बी सेट होगी। आगे क्या इक्वल टू द में जी adjusted है। B after the word and expression adjustment made session shall be inserted। ये भी वही प्रोवाइजो 180 दिन वाली थी ना उड़ाती उन्होंने, है? 122 9 के ये कौन सी प्रोवाइजो? 2 प्रोवाइजो उड़ाई है जी 122 9 के बाद। 122 का 122 के 122 एंड पारी तो नहीं उठाई जिसमें। अच्छा पहले उधर देखिए मैं दोबारा फाइनेंस बिल पे क्या क्या उड़ाया जी। In 122 in subsection 9 for the column bearing at the end full stop shall be substituted and thereafter two provisions shall be made। दोनों आखिरी वाली अल्टरनेटिव वाली और for the shall be made within 180 days, उन्होंने जो मर्जी उन कर लो be टाइम लिमिट ही खत्म कर दी जी, मैंने तो ड्यूरिंग व्हिच द प्रोसीडिंग अल्टरनेटिव ही खत्म कर दी जी। वही जो आपकी एडजस्टमेंट थी दोनों खत्म कर दी।
ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ 180 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ तो दोनों ही उड़ाते हैं। ਦੋਨੋਂ ਉਡਾਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ 122 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ वो जो 6 साल है वो ही रह गया, वही रह गया। वो वाला खत्म हो गया कि जी 180 दिन में करनी या एक्सटेंशन लेनी है या एडजस्टमेंट दे दिन 60 दिन 90 दिन खत्म करने में, वो सारा आपका जो लिमिटेशन एडजुडिकेशन लिमिटेशन है या असेसमेंट लिमिटेशन है वो खत्म हो गई। और शो का नोटिस इशू करने वाली है, लेकिन दूसरी बल्कि चाहिए तो ये था कि ये वाली लिमिट आप उसमें 161 में भी ऐड करते वो में भी कोई टाइम लिमिट देते हैं। हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑडिट में कहा था कि 1 साल के अंदर फाइनल करें, कोई टाइम लिमिट दे ना उनको, बजाय के सारे लेके बैठे रहे तो वो तो फिर आपका समझे तो उसमें गुड फेथ नहीं है। तो देख आप लेके बैठे हैं फिर छोड़ रहे हैं, फिर कोई चीज़ आए तो फिर उसको करें, वो वाली ठीक नहीं। टाइम लिमिट इसी स्ट्रेचरी टाइम लिमिट एक थी इशू करने की नोटिस, एक थी ड्यूटी। अगर जवान साहब ने नोटिस इशू कर दिया तो उसकी टाइम लिमिट दें कि कितने दिनों में फाइनल करना है, चीज़ें ले ली तो अदरवाइज फिर वो पुराना लथार्जिक एटीट्यूड हो जाएगा कि 6 साल पड़े रहो भाई कोई बात नहीं, हर साल नोट दे दिया करो, फिर सो जाए और आखिरी साल के करीब फिर हिट लगा दें। सर 124 पे आ जाइए। आफ्टर द न्यू सबसेक्शन शैल बी 126 है अपील इफेक्ट जी, ठीक है। तो नेमली वेयर कमिश्नर अपील आफ्टर ट्रिब्यूनल रिटोर्ट has confirmed the tax payable as written in the order, appeal engaged, no appeal effect order shall be required to issue and commission shall proceed to effect recovery। अपील फैक्ट की कोई लोड़ नहीं। ये भी चैलेंज हुआ होगा कि बगैर अपील फैक्ट दिए बशर्त रिकवरी कैसे कर ली। हाँ हाँ ये होया। अब इसमें 2 चैनल है जी, ये वो कह रहे जिथे कन्फर्म किया तो उसे अपील फैक्ट की लोड़ नहीं जी, जिथे कन्फर्म नहीं किया हमारी फेवर में कर दिया उसे अपील फैक्ट लो तो लेट करोगे, उसे भी रिफंड फिर इक्वल हो देन। एक कन्फर्म कर दिया आपका, आपको कन्फर्म कर दिया फिर रिकवरी ले लो, फिर अपील फैक्ट की जरूरत नहीं है। सर लेकिन हमें मॉडिफाइड का दिक्कत नहीं है, अगर मॉडिफाई कर देता कुछ मान लेता है कुछ डिलीट कर देता है हाँ तो फिर भी अपील फैक्ट है। तो फिर भी फील अगर वो हमारी फेवर में डायरेक्ट रिलीफ दे देता है फिर भी अपील फैक्ट लेना है। वैसे तो अपील फैक्ट की जरूरत होनी नहीं चाहिए, 124 की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल का या कमिश्नर का ऑर्डर इट सेल्फ ही है, वो सेल्फ से वीकिंग है, उसके लिए फिर वो अपील फैक्ट हो देते हैं, फिर वो आपको उसको भी नहीं मानते, फिर अपील फाइल करना पड़ती जी। देखिए एक ऑर्डर ट्राइब्यूनल है कि हाईएस्ट बॉडी है, फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, उसने ऑर्डर कर दिया, ये अगर अपील उसके बाद फिर आप फिर प्रोसेस में आ जाओ कि अपील फैक्ट लो, फिर कितने सारे कागज फिर दे दियो, फिर वापस फिर आ जाए उधर, फिर डीसी ऐसी फिर अपील फैक्ट नहीं देता, आपकी चीज रिजेक्ट कर देता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फिर अपील में जाए कमिश्नर के पास जाए उधर, फिर वो जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो एक फाइनल चीज है तो उससे ही जाहिर हो रहा है, तो उसने अलाउ किया है या रिलीव दिया है पार्सली उससे नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे नहीं ये अपील फैक्ट नहीं, पहले सेल टैक्स कस्टम में अपील फैक्ट का कंसेप्ट ही नहीं था, इसको देख के सेल टैक्स में भी इसको देख के ठीक है। तो इसलिए यहाँ आप जहाँ रिकवरी है वहाँ कह रहे हैं अपील फैक्ट की जरूरत नहीं है, तो वहाँ क्योंकि अभी वो रिकवरी देते हैं ये रिकवरी दे दी, हम कह टैक्स पेयर के कंसल्ट कह रहे अपील फैक्ट तो दिया नहीं, ये तो डिमांड जो आपने रेज की है ये तो पुरानी है, अब तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है तो इतनी कम हुई है ज़्यादा हुई है, पूरी वाली नहीं डिमांड निकाले, पहले उसका ऑर्डर तो पास करें, ऑर्डर तो पास करें ना, अपील फैक्ट जब 124 है तो उसके लिए उन्होंने कहा जी जहाँ कन्फर्म हो गया ऑर्डर तो अपील फैक्ट की जरूरत नहीं है, पहले रिकवरी शुरू हो सकती है। सब्जेक्ट टू द प्रीवियस 2 where appellate tribunal, high court, supreme court has partly set aside the order and confirm or modify the order on some issue, some other issues that were subject matter of appeal, the commissioner shall issue an appeal effect order on the prescribed form determining the tax bill as a result of confirmation, modification by the appellate tribunal, high court or supreme court, excluding the tax payable on the matters that has been set aside or remanded and tax payable on the basis of issue that has been confirmed, modified shall be paid, recovered and double। ओ अब ये वाला मॉडिफाई वाला या रिमांड वाला उन्होंने लैदा कर देगा, तो दूसरे ਨੂੰ लैदा कर ਜਿਹੜਾ कन्फर्म ਦਾ ਪਾर्ट फिर अपील फैक्ट ਕੱਢ के तो ਉਹਦੀ रिकवरी करेगा। क्या था जी पेक्यूनिटी वाला पेक्यूनिटी दोनों में जैसे उधर 43A था वो खत्म किया है तो पेक्यूनिटी लिमिट इधर भी खत्म है,
तो 127 अपील आ गई है फॉर एक्शन सब्जेक्ट टू ये, क्योंकि वो ख़त्म हुआ है, वो भी ख़त्म हो गया। एनी पर्सन अदर देन स्टेट ऑन है क्या शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द होल्ड एंड शैल बी देयर आफ्टर द फॉलोइंग न्यू proviso shall be added, provided that every person under subsection 1 of may have a option to either file appeal before the commissioner in land revenue directly or may surrender his right of appeal before the commissioner in land appeal and avail next statutory forum by lodging appeal directly before the tribunal and land, जो उधर था उसी तरह है। Right of, एक मिनट, Yes, sir. थोड़ा उसको, right of appeal before and avail the next statutory forum by lodging the appeal directly before the, कहते ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ जाना है। हाँ, उधर जाना है अपील कमीशन लेना, तो कमीशन लेना नहीं सकता। ठीक। इन सेक्शन 130 सबसे 1 फॉर द क्लास द फॉलोइंग शैल बी नेमली हैज फॉर एन एग्रीड पीरियड ड्राफ्टलैंड 10 ईयर, ये वो जो मेंबर की क्वालिफिकेशन है एबलर टू नहीं, अब एडवोकेट में चेंज आई है। उधर देख रहे हैं बी किसका है, 130 में है ना क्वालिफिकेशन है, उनकी तो पहले 10 साल थी ना। अब वो चार्टर्ड देख अकाउंटेंट लेते की हैं। अब तो मेंबर खत्म कर दिए थे ना, सेग्रीगेशन खत्म नहीं हो गई थी। पर्सन शैल बी एलिजिबल अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ए पर्सन शैल बी एलिजिबल अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द एबलर इफ, ये थी ना। अब नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। नहीं चार्ट अकाउंट लेना नहीं थी, इसी के अंदर ही डाल दिए थे सारे जी। हैं। चार्ट अकाउंट का लहदा नहीं था, वो उस वक्त होता था जब अकाउंटेंट और जुडिशियल मेंबर सेपरेट। उसको खोले ना, काम भी चेंज हो जाए। इन सबसेक्शन 3 फॉर क्लास बी द इन सबसेक्शन 3 फॉर क्लास बी, जी। सबसेक्शन 3 क्या था सर? 3 वाला ये है ना, इसकी बी को चेंज किए। अब बी को चेंज किया। हाँ, ये पीरियड जो है पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज ए चार्ट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग, इसको चेंज किया। ठीक, अब बी को उधर पढ़ लेते हैं सर। उधर बी में क्या डाला है, बी हैज ए एग्रीगेट पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर इन प्रैक्टिस चार्ट अकाउंटेंट आइदर इंडिविजुअली और ए फॉर्म में चार्ट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्ट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग चार्ट अकाउंटेंट एंड हैज बीन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चार्ट अकाउंट इन प्रैक्टिस एज स्पेसिफाइड इन अबव एट लीस्ट फॉर ए पीरियड 10 ईयर। अब अपनी प्रैक्टिस करता हो या किसी में जॉब करता हो, वो बीच में ऐड कर, दोनों आ गए, उसको एनहांस कर दिया स्कोप चार्ट अकाउंटेंट को। बड़ी फर्मों ने कैसे अपने, हाँ, वो हमारा तो लग ही नहीं सकता उनके जी। अपने एम्प्लॉय भी, हाँ, वो अपना एम्प्लॉई मैंने उसका भी एक्सपीरियंस 10 ईयर है, तो वो भी आ सकता है। इन सेक्शन 131 ऑफ द फॉलोइंग shall be subject, namely where taxpayer or commissioner object to an order passed by the commissioner appeal, the taxpayer or the commissioner may appeal to the engage such order within 30 days of the receipt of such order, provided that the taxpayer may directly appeal against the order of the judicial commissioner or the as made to the approval by exercise the option as provided subsection, वो ऑप्शन उसी तरह का दोनों कॉरस्पॉन्डिंग उधर भी 133 रेफरेंस वाला भी उसी तरह। इन सबसेक्शन 1 द एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू सेक्शन 126 विद इन 30 60 दिन दोबारा बहाल कर, वो विद इन 30 एक्सप्रेशन, ये विद इन 60 शैल बी सब्स्टिट्यूट। ऐसा सारे जगह वो जो आपकी लिमिट शिमिट है वो खत्म हो गया, वो ओरिजिनल वाला हो गया। फॉर द एक्सप्रेशन कमिश्नर अपील शैल बी ओमिटेड, कमिश्नर का रेफरेंस नहीं होगा। ठीक, एक्सप्रेशन और ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ा दिया ना, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ रह जाएगा। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ रह गया। पहले भी यूजुअली इंटरप्रिटेशन होती थी, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट भी होता था, और परवर्स फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो है बेस्ड ऑन नो एविडेंस, वो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ समझा जाता। तो अब जो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ मिट किया है, तो इससे ये इन्फ्लुएंस भी होता है कि प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ रह जाएगा, बाकी मिक्स वाला भी नहीं है। अब मिक्स वाला भी निकल गया। मिक्स वाला पहले मिक्स वाला क्वेश्चन जो फैक्ट ला रहा है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, फैक्चुअल तो पहले ही खत्म था, अब ये वाला मिक्स भी खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इसमें विद इन, उसको दोबारा रेफरेंस को खोले, ये सब्जेक्ट टू खत्म हुआ है।
डेज कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो पहले इसमें ना रेफरेंस होता था 132 का, 132(7) का जी कि डिबेट डेट ऑफ कम्युनी। अब 132(7) का नहीं है, कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल का जो है, इंटरम ऑर्डर भी है, जिस दिन कम्युनिकेट किया है उसके बाद आप रेफरेंस आता है इंटरम के खिलाफ। इंटरम के खिलाफ भी। ठीक है। क्योंकि अब पहले इसमें वो था कि 132(7) के तहत जो कम्युनिकेशन हुई है उसके आप कर सकते हैं, अब कोई भी और भी कोई भी हो। चले बस, बाकी और वो क्या कौन है? सा उड़ा है वो वाला जो आप ये भी कहा आपने नीचे? ये पिछले साल उड़ गया था, ठीक है। पिछले साल 132(7) उड़ गया था, तो सारे ट्रिब्यूनल के अपील हो गए थे। जी अब दोबारा इसको रिस्टोर किया है, तो वो 132 का 7 अब दोबारा ऐड नहीं किया। जी तो अब इंटरम और दोनों वो रेफरेंस। चलो नीचे इंटरम ऑर्डर भी अब रेफरेंस हो जहाँ जहाँ कमिश्नर है उन्होंने खत्म कर दिए। वेयर अकरिंग इन सबसेक्शन 2 to 10 वेयर अकरिंग द एक्सपीरियंस और एज द केस में कमिश्नर अपील वाला सारा जहाँ जहाँ है उसके इम्पैक्ट खत्म कर दिए, क्योंकि कोई उसके पुरानी में बहाल की है हाँ उसको। सारे इंसेक्शन एक्सपीरियंस मिक्स क्वेश्चन आज जहाँ जहाँ कमिश्नर अपील मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये सारे जहाँ जहाँ भी है वो सारे रिस्पेक्टिव लिमिटेड। 134A क्या है जी? अल्टर क्या अल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, इसमें क्या आया है जी? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंसान ये हर साल ही बदलता रहता है। 11 for the word if the expense subject to subsequent 12 if shall be substituted and after such amended as would the following new subsection shall be added. In case of a state-owned enterprise, if the committee fails to decide within the period of 60 days, the board shall reappoint a committee under section and shall decide the dispute in accordance with subsection 1 of this section. The subsection 11 shall apply in case of a state-owned enterprise if the appointed committee fail to decide the matter within further period of 60 days. वो उसी अल्टरनेट है। 2 दफा मौका देते हैं कि ठीक है फिर कर लो, फिर अपॉइंट करके फिर कर लो। चलो 138 कमेटी पसंद नहीं आई तो नवी फिर बना लो। पहली नहीं कर सकी तो दूसरी तो करा लो। 138 जो आपको रिकवरी नोटिस आता है तो उसके मतलब आफ्टर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन शैल बी not with this any and care or for the time before any decision judgment of any court 30 tax payable under the provision of this or any assessment order shall become immediately payable or within time specified in the notice issued by the income tax authority under this section irrespective of the time provided under any provision other provision a said decision judgment in case the issue giving right to the return is decided by the high court। वही वाला जो पहले आया था सर ये तो ऑलरेडी एडिट था, दोबारा करने की बस वो मेरा सप्लीमेंट्री या वो ऑर्डिनेंस था ना, ऑर्डिनेंस था वो लैप्स हो गया होगा ना, वो हो जाना हो जाना तो उनका इसमें प्रोवाइड दैट वे द हाई कोर्ट डिसाइड अपील फाइल इन फेवर ऑफ द डिमांड अंडर सेक्शन 30 रिकवरी शैल बी मेड आफ्टर 7 days फ्रॉम डे ऑफ ऑर्डर ऑफ द ठीक 140 आफ्टर द फॉलोइंग न्यू सेक्शन नॉट विद द स्टैंड। ये वही वाले जो आप पहले भी हमने डिस्कस किए थे। अब वो क्यों लैप्स हो गया तो वो इधर उस तरह आ गया। 149 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन चल रही नॉट एनी पर्सन पेइंग पेंशन एन्युटी और नीचे सप्लीमेंट टू पेंशन इतने इतने टू एनी फॉर्मल डिडक्शन एज ऑफ सब्सिडी ड्राइविंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन विच पेमेंट एक्सीड 10 million शैल आल्सो एट द टाइम डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स आ गया है। पेंशन पे भी काटना लग गया, पहले एग्जाम्प्ट पेंशन होती थी अब कोई पेंशन 1 करोड़ से ऊपर पेंशन हाँ, 5% उसमें भी काटे अमाउंट ऑफ विच ओवर एंड अबाव द लेकिन साथ में 10 70 million साल एट की द भी शर्त है। रेट स्पेसिफाई इतना अलॉन्ग विद टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 4AB आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट जिस तरह उसमें थी वो वाली ठीक है। फर्दर टैक्स विद अंडर फार्मर अप्लाई अंडर सेक्शन ड्यूरिंग एनी एक्सेस डिडक्शन डेफिनेशन राइजेस फ्रॉम वो उसी वही वाले पुराने 149 वाले। बहुत सी हमने पहले ही पढ़ी हुई है ठीक है। और इसके बाद आफ्टर सेक्शन से ये एक नया ऐड किया फॉलोइंग न्यू सेक्शन से गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल सर्टेन डेट सिक्योरिटीज एवरी कस्टोडियन ऑफ डेट सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन बैंकिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल टू मेन इन्वेस्टर portfolio security account on behalf of the holder of debt security shall at the time of disposal of security exchange government security deduct tax at the rate of itna so scheduled to the gross amount of capital gain arising to such holder and deposit the same in the government।
वो होल्डिंग कर लेगा। Find that this shall not apply on the deferred debt security made through registered stock exchange and which are settled through NCCPL, उस पर नहीं अप्लाई होगा, उसके अलावा कोई है। The capital arising on the holder on this firm assets shall be computed in accordance with the formula 137। चलो फार्मूला उधर दिया हुआ उसका। अगला 152 shall be after following shall be provided that banking company of shall not deduct tax under this subsection where CPA is also eligible to digital presence proceed levy and the same has been collected। पे नहीं लगेगा। In subsection 1D, the afterward maintaining word the following be not less than 12 months shall be inserted for the full stock shall be substituted. The following new provisions shall be added, provided that in case a holding period of debt investment or government security including treasury bills and Pakistan investment bond is less than 12 months, the capital gain arising on the disposal of such non-resident persons shall be taxed at the rate provided in the इसके मुताबिक होगा। 153 after subsection 2 the following subsection A shall be inserted, notwithstanding one every payment intermediary at the time of processing payment digital वाली सारी इसमें ऐड की। आप we are selling digitally goods served through locally operated e-commerce platform website and every courier providing services नीचे है collecting from the cash delivery payment term on the seller of the digitally order services through e-commerce, ये भी उसमें ऐड कर देंगे। no tax under section shall be deducted by the payer where tax has been collected in the section by the payment। ठीक है, उसने काट लिया तो वो नहीं करेगा। In subsection in clause इतना in clause the word appearing at the end shall be omitted and in clause B for the full start the text and semicolon shall be substituted and the following shall be क्या omit हुआ है for the purpose of इतना the payment intermediary कोलन शोलन नहीं लगाया ना। थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी ना क्योंकि 153 बड़ा मेन सेक्शन है हाँ होल्डिंग का। वो सर्विसेज वाले ऐड किए हैं उन्होंने काटना आगे। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में एडिशन हुई है सबसेक्शन 1 है 7 है ना। हाँ जी 7 में आ जी सर इन क्लास 1 आई में प्रेशराइज पर्सन मीन्स इसमें आगे इन क्लास आई ए में क्या है इन क्लासेस जे एंड की वर्ड आर है। चलो पर्सन सेल टैक्स वाले टर्नओवर इतनी ये वो है वो ये उन्होंने मिट कर असल में से सेल टैक्स वाला तो वैसे ही गैर जरूरी था हाँ। कि जो भी बंदा है वो या कंपनी है या एओपी इंडिविजुअल है लिमिट है तो सेल टैक्स का एक एडिशन डालने की लॉजिक नहीं बनती। ठीक है लेकिन अब इसमें सर जो एक समझ आएगी वो ये है कि अगर इंडिविजुअल है और सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो वो तो 153 साथ में कहीं में भी फाल नहीं करेगा। नहीं इंडिविजुअल के लिए लिमिट तो पहले है कि साथ खोले नहीं है ना इंडिविजुअल के कोई लिमिट नहीं है वो फिर वो छूट हो गई उसमें देखिए ना प्रेस के भी फेडरल गवर्नमेंट कंपनी सोशल नॉन प्रॉफिट फॉरेन जॉइंट वेंचर एक्सपोर्टर हाउस फॉर द पर्पस नीचे है एसोसिएशन पर हैविंग टर्नओवर इतना इतना इंडिविजुअल है ना। अच्छा ये है हाँ जी वह ये रह जाएगा तो फिर बाकी तो पहले पूरे हाँ तो वो उसकी वो है रिडंडेंट टाइप थी उन्होंने खत्म कर हाँ जी और के में क्या था ड्राइविंग बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन से यानी पर ड्राइविंग बिजनेस कंस्ट्रक्शन ये भी ऐसे ही है वो भी उन्हीं में फॉल करता है। लेकिन ये भी इसमें लिमिट कोई नहीं थी है इसमें लिमिट हाँ कोई नहीं था इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं था उसको भी उन्होंने खत्म किया वही लिमिट रहने दे। अब दोनों आपस में कंट्राडिक्शन थी। अगर इंडिविजुअल के ऊपर लिमिट है वो कहता है मेरी तो लिमिट है वो कहता है कंस्ट्रक्शन में लिमिट नहीं उन्होंने कहा ऊपर वाली मैं तो इंडिविजुअल हूँ तो ऊपर कौन सा लिखा है कि अदर देन कंस्ट्रक्शन ऊपर वाले में ये तो लिखा है कि अदर देन या उसको सब्जेक्ट करते के उसमें लिखा था वो तो इंडिविजुअल कोई भी हो ए बी सी जो भी इंडिविजुअल है बिल्कुल ठीक। हाँ तो इसलिए उनका ये उसको चले अब आ जाइए बड़ी अहम चीज़ है सर कहाँ खड़े थे जी हम
टू ए द पेमेंट इंटरमीडिएट वो जो आपकी ई पेमेंट वाली हैं या ई कॉमर्स वाले जो ऑर्डर शार्डर है ऑनलाइन उसको डाल दिए कोरियर सर्विस भी और ई पेमेंट ई इंटरमीडिएट ही। इसकी तारीफ डाल दी है वो 53.7 के नीचे जो हाँ प्रेस्क्राइब हाँ कोरियर सर्विस की तरह डाल दी पेमेंट इंटरमीडिएट में ये भी डाल दी उधर भी डाली इधर भी जी। पी रही है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आ गई हैं वैसे मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए ये वो सारे इसमें कोरियर वाला भी और वो हाँ, ठीक है। पेमेंट अब इंटरमीडिएट कोरियर आ गया, उधर आ भी गया। डेफिनेशन थी इधर इस वो फॉर कोई ऑलमोस्ट आ जाएगी द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन में डाल दी पेमेंट इंटरमीडिएट की भी आ गई सर हाँ। इसकी भी पेमेंट इंटरमीडिएट की भी आ गई नीचे और आएगी। कोरियर की भी आ गई एंड द वर्ड 165 द फॉलोइंग फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई ऑनलाइन मार्केट इनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ठीक है ना पेमेंट इंटरमीडिएट एंड कोरियर सर्विस तो जैसे बैंकों शैकों से थी तो उनके ये भी थे क्वार्टरली सर्विस होल्डिंग स्टेटमेंट देंगे 165 सी की Not withstanding the provision of 65, every person intermediary or courier service responsible for deducting tax and rates through one of section 53 shall file a quarterly withholding statement to the commission deduction regarding sale of duty goods services of each quarter tax year in the prescribed form setting out. वो बाकी चीजें उसी तरह एनटीएन ये वो नेक्स्ट सेक्शन पे है एवरी क्वार्टर से लग गई ठीक हो गया वो सारे उसी वो सारे हाँ ठीक है 175 ए में सर एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हाई रिस्क पर्सन तो 175 डबल है नॉट फॉर द टाइम बिंग इंक्लूड बट नॉट द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस सेक्शन 200 एनी रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड में शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ टर्नओवर इनकम इंक्लूडिंग टैक्स फॉर वन और मोर टैक्स ईयर आइडेंटिफिकेशन डाटा include a bank account number declared in the income tax return, VAT statement, fiscal statement, or in any other document to the board in respect of personal class along with database logarithm as may be prescribed with the scheduled bank in Pakistan, and scheduled bank shall provide to the board particular such name, account number of such person where the banking information is at variance with the data and algorithm provided under such name. All information received under this section shall be used only for tax and used for tax and related purposes and kept confidential. After section 31 following shall be posting of officer and ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਾਈਲਿੰਗ posting officer and subject to certification as the deemed fit the board or the chief commissioner ये जैसे उसका 40B है उसी तो पुराना 40B था वो इधर बना दिया वहाँ सिर्फ बोर्ड ही है यहाँ चीफ कमिश्नर बहुत सच ऑफिसर विच में डेजिग्नेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड टू द प्रेसिडेंट वही ऑर्डिनेंस सप्लाई गुड रेंटिंग ऑफ सर्विसेज एंड स्टॉक ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड एट एनी टाइम फॉर द determination of tax payable under that year 181 NTN. After the taxpayer, the taxpayer include a person selling literally order goods or services from within Pakistan using online marketplace or courier services. इसके registration कराना जरूरी है NTN लेने. Subsequently amended as following something shall be. Every online marketplace courier services involved in e-commerce by supplying digital goods services from within Pakistan shall not allow any vendor to use its platform to carry out the e-commerce transaction unless such vendor have been registered. ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ ਇਹਨੇ 180 इससे मुराद ये होगी कि जितने लोग ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे वो सारे सेलर रजिस्टर्ड होंगे नहीं इनकम टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करा देंगे सेल टैक्स में भी एक मिनट दोबारा ये करेंगे लास्ट ये एवरी अदर मार्केट involved in e-commerce by supplying goods digitally order goods services from within Pakistan shall not allow any vendor to use its platform अपना प्लेटफॉर्म नहीं किसी को देंगे भी आप यूज कर वो सेलर रजिस्टर्ड ना हो हाँ जी पहले सेलर रजिस्टर वाले को पहले रजिस्टर होगा तो उसको अपना प्लेटफॉर्म आप देंगे अदरवाइज को अनरजिस्टर को नहीं दे सकते अनरजिस्टर में चल भी चलाइए और वो भी सेल टैक्स अल्लाह 181 में नहीं सीधा सेल टैक्स unless the vendor have been registered under the sale tax act
एंड दिस ऑर्डिनेंस, दोनों में, यहाँ भी हो और वहाँ भी, दोनों में। 182 ये आपकी पेनल्टी शनल्टी आ गई सीरियस है। 165 इतनी 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 ये देख रहे क्या है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, अगर आपने वेदर सीट और सच मार्केट प्लेस और कोरियर सर्विसेज प्रोवाइडेड शैल पे पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपी फॉर द फर्स्ट डिफॉल्ट। उसी तरह ये 3 डिफॉल्ट जो उधर नहीं डाले थे फिर की आगे जो नहीं करेंगे वो आगे 182 जाने दे सर। अच्छा जी क्या गया जी सेक्शन 207 जी 207 शैल बी omitted एट देयर ऑफ नहीं है ये वो देखे नीचे क्या ये है? 207 ऑडिटर अपॉइंटेड है, ऑडिटरशिप अपॉइंट किए होंगे। 206 था सर्कुलर का था, ये 207 है। 207 वो तो 30 में कुछ ऐड, भी डाल दिए ना वो 207 में 30 लिस्टेड थी इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसमें कुछ 30 ऐड कर दी होगी। एडिटर अपॉइंटेड करेंगे वो भी 30, वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी होगा। इन सेक्शन 214 ए ऑफ द शैल कोर्ट सब्जेक्ट देयर ऑफ ऑर्डर provided further that the regardless of anything stipulated in this section are the provisions of the ordinance or the other law applicable country in force and not within the decision judgment of the foreign authority maximum period of extension under this वही एक्सटेंशन नहीं करते रिटर्न शर्मा की। हाँ तो कितनी की जा सकती है? 2 साल तक था 2 साल। इन सेक्शन 16 216 तो कॉन्फिडेंशियल क्या है, ऑडिटर क्या है फॉलोइंग। कौन सा सेक्शन है ये वाला? 216 है। पापा ने कॉन्फिडेंशियल वो कर नहीं सकते थे, वही उसको सब्जेक्ट टू बना दिए। 218 आपका वो सर्विस ऑफ नोटिस, उसको ब्रॉडन करके पहले इंडिविजुअल तक सारे जो है अब डिजिटल सर्विस को मैंडेटरी सर्विस माना जाएगा। शैल बी सब्सिट्यूट, पहले इंडिविजुअल लिखा हुआ था ना, हर पर्सन पे जिसको एओपी है इंडिविजुअल है जो भी पर्सन की डेफिनेशन है जी, तो उसको जो ऑनलाइन सर्विस है वो वैलिड सर्विस ट्रीट होगी। पहले ये डिस्प्यूट था कि वहाँ तो जी इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है ये इंडिविजुअल पे तो ठीक है सर्विस है, लेकिन कंपनी पे एओपी पे नहीं है। अब वहाँ इंडिविजुअल खत्म करके उन्होंने बोले 218 देख अपनी तरफ से उसको सी करके साहब उसी, बल्कि पहले लिमिटाइज था, वो सही तरह से नहीं था। ये ना 218 खोले किधर चला खुला था आपको ये पे 218 क्लिक कर लें। नहीं ठीक हो गया सर, आगे आ जाए ट्रांसफर पे आ जाए। काफी सारा उसका पढ़ा हुआ है क्यों गए कि वो असल में उन्होंने उसको सी कर लिया। अब उसी में जो डिस्प्यूट नहीं चल रहा था जी कि ये जो ऑनलाइन सर्विस है प्रॉपर वैलिड है या नहीं है, उन्होंने कहा जी इसके अलावा भी मैनुअल भी करें, एग्जॉस्ट करें, अल्टरनेटिव मोड जितने भी है सारे, तो उनके यहाँ से इंडिविजुअल का है दूसरे का नहीं है, तो उसने पर्सन पे बात, पर्सन सब्सिट्यूट पर्सन डिफाइंड है उसमें इंडिविजुअल 222 shall be reimbursed as their forward number shall be removed. The board may appoint as many editor जो है, ठीक है, एडिटर सारे अपॉइंट कर सकते। 226 अवार्ड एपलेट ट्रिब्यूनल द एक्सप्रेस अल्टरनेट डिस्प्यूट कमेटी शैल भी, वो भी ऐड कर दी उसमें। 226 किसके लिए था? सेक्शन का टाइटल देखिएगा 226 का। 226 कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन को पेंडिंग चलने है कहीं तो उन्होंने वो जो था ना अल्टरनेट पे वो पीरियड भी एक्सक्लूड होगा, वो भी एडीआरसी वाला है, बिल्कुल ठीक है। अगर सिर्फ 2 साल उधर रहता है तो वो लिमिटेशन वो स्टैंड एक्शन जी। तो आफ्टर द वर्ड एप्लेटर में था तो अल्टरनेट डिस्प्यूट कमेटी वाला भी डाल दी, एडीआर में जो पीरियड होगा वो भी एक्सक्लूडेड है। इन सेक्शन 236 नॉन फाइलर कैश विथड्रॉल वाला, विथड्रॉल वाला द एक्सप्रेशन परसेंशियल भी 8 बताता है, पॉइंट 2 बढ़ा दिए। इन फर्स्ट रूल नीचे आ जाए फॉर द फर्स्ट कॉलम शैल बी देयर आर फॉर प्रोविजन प्रोवाइड फॉर द वेयर इंडिविजुअल
drive under the income from other sources on account of annuity pension, third individual shall be charged tax under his annuity received at the rate provided in proviso to subsection of this regime and in class वो उसके मुताबिक उसको चार्ज होगा पेंशन इन क्लास मोटा देख लेंगे ये सैलरी वाले से चेंज हुए 6 लाख तक जीरो हो गया तो पहले कितने था 5 था 4 था पहले भी चाहिए था 6 से आगे 1% कर दिया 12 लाख तक ये अच्छा ये मेन रिलीफ ये सैलरी वाला है सैलरी वाला हाँ तो 6 कर दिया अच्छा ठीक हो गया स्लैब में रिडक्शन कर दी मैक्सिमम स्लैब का है नीचे स्लैब मैक्सिमम तो 35 है लेकिन इनिशियल स्टेज वाले जो स्लैब है वो लो कर दिए उनको लो कर अब एंड वाला हाईएस्ट वाले जो है उसमें हाई कर चलो आगे प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल ड्राइविंग इनकम सोली फ्रॉम पेंशन एन्युटी सप्लीमेंट टू पेंशन इतना कंप्यूटेशन पेंशन अदर फादर रेट ऑफ टैक्स ऑन सच एन्युटी एंड शैल बी सेटल फॉलोइंग टैक्स ये उसके को कम रेट होंगे ना अच्छा जी ठीक है 10 मिलियन तक जीरो पेंशन पुंशन के एन्युटी के विद होल्डिंग होगा लेकिन इन बी आप ये क्या फॉलोइंग शैल बी सब्सिट्यूटेड रेट ऑफ टैक्स फॉर द टैक्स ये कौन से इनकम फ्रॉम 4C हम इस पे रेट कम कर दी इतनी स्लैब तो नहीं कम ज्यादा की कोई सर कुछ कम किए हैं वो 15 करोड़ से 50 करोड़ तक वालों पे ना सुपर टैक्स वाला कुछ कम किया है चलो ये नए रेट आ गए बस बेजरूरत किताब से देखे जा सकते हैं हाँ ठीक है अच्छा जी Reason 2 for the following shall be 15% of the real estate investment trust and cases other than those mentioned in A, B, C, D. नीचे after clause now for the new clause shall be 25% in case of mutual fund contingent fund proportional because ये रेट ही है सारे रेट ऑफ प्रॉफिट डेट ये बैंकिंग पे 20% कर दिया 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और बाकी उसी तरह जिस तरह 15% ऑफ द यील्ड ऑफ प्रॉफिट इन अदर देन बैंकिंग चेकिंग ठीक है एक के अलावा बाकी 15 बैंकिंग चेकिंग 20 बाकी के 15 डिवीजन आफ्टरवर्ड सर्विसेज वर्ड फी ऑफ ऑफिस डिलीवरी शैल बी इंसर्टेड वो सर्विसेज के बाद क्योंकि सेपरेटली डिफाइंड है तो वो उसको भी ऐड कर दिया ये नया चैप्टर रेट ऑफ टैक्स ऑन द डिजिटल ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स ये इन पे है जो ऑर्डर इसकी जो उधर हम कह रहे थे वेयर द अमाउंट ऑफ प्रोसीड नॉट एक्सीड 10,000 1% ऑफ द ग्रास अमाउंट वेयर अमाउंट एक्सीड फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं ये जी तो इस पे 2% नीचे 0.25 आगे सर कैश ऑन डिलीवरी है रखी है 0.25 2% आगे 1% चलो पार्ट 3 इंडिविजुअल फादर न्यू शैल 15% रियल एस्टेट ट्रस्ट एंड अदर देन दोज मेंशन इन वन आफ्टर क्लास द न्यू सर्विस नेमली 25% इनका म्यूचुअल फंड ये वही रेट वाले नीचे प्रॉफिट एंड द रेट ऑफ अंडर सेक्शन 20% ऑफ द डील्स 15% नीचे है फिर आगे गेन राइजिंग ऑन डिस्पोजल सर्टेन डेट सिक्योरिटी वो 15% नीचे और रेट ही है सारे 4 की जगह इन फिगर 4 8 कर दिए ये कौन से ये सेक्शन का है ये डिवीजन 2 अच्छा जी तो फिर द रेट शैल बी 1 आईटी सर्विसेज ये आईटी एनेबलिंग सर्विसेज ये उधर ही आ गया उधर ही आ जाए वापस उधर ही आ जाए वो आईटी सर्विसेज 154 वही उनके रेट है ना रेंडरिंग ये 153 का ही चल रहा है ना अमाउंट ऑफ रेंडरिंग प्रोवाइडिंग सर्विस अदर देन ये वाला 15% ग्रास अमाउंट चले ये सर वो 11 को 15 कर दिया हाँ। उन्होंने 11 दी जो सर्विसेज दी उनको 15 कर उठा के 15 कर दिया ना इन पैराग्राफ फादर एक्सपेंस 10 ये नीचे वाला कोई स्पोर्ट्स वाले थे उनका 15 में लगा ठीक है आगे पैराग्राफ ये वो नीचे आ जाए ये एडजस्ट हो जाए फिगर 4 को 6 कर दिए ये मेरा गुड्स पे 6 हो गया होगा प्रोवाइडेड टैक्स 4% आईटी सर्विसेज 4 कर दिए पैरा शैल भी सर्विस रेंडर इतना शैल भी 15% प्रोवाइडेड इतना ये हुआ सर्विस रेट 0.15 एक्सप्रेस 10 की जगह 15 कर दिया है वेंडेड द फॉलोइंग न्यू द न्यू पैराग्राफ शैल बी एडेड नेमली नीचे आ जाए रेट ऑफ टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट रेफर टू वे ऑफ फॉर डिजिटली ऑर्डर सर्विसेज ये वो
डिलीवर थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग वेबसाइट शेल इन केस ऑफ पेमेंट दो, ये वाली 1% दो 53(1)(a) ने आया नॉन हाँ अंडरस्टैंडिंग के साथ। 2.5 ये जल्दी जल्दी कर ले। नहीं जल्दी ना एक विद होल्डिंग के हैं, एक वैसे हैं। चलो पार्ट 4, द फॉलोइंग शैल बी सबमिटेड, द एडवांस टैक्स ऑन द सेल और ट्रांसफर ये सर अहम आया 236C जो उन्होंने बढ़ा दिया ये वाला ये नए रेट आ गए। 4.5 पॉइंट वेयर ग्रास अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड नॉट एक्सीड 50 मिलियन 4-5 जी दो ही रेट है, 3 रेट है 5.5 हाँ 100 तक 5.5 ये इंडिविजुअल वन फादर के जो कम कर दिया है वे फेयर मार्केट वैल्यू डज नॉट 51.5 जी खरीदार पे दो कम और कर 2 दिया है, पर बेचने वाले पे बढ़ा दिया है हाँ। क्योंकि अमीर आदमी ने पैसे लेने ने सही पैसे आ रहे हैं ना। हाँ तो गरीब आदमी ने देने ने हाँ सही में सर ये सेकंड शेड्यूल आ गया मोस्ट वर्ड इसमें 8, 9, 12 omitted 13 ऑन कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल बी omitted और पेंशन पे भी लग गया ना टैक्स। जी क्लास 1 भी शैल बी omitted फॉर फार्मर शैल बी ये 66 साल जो हम वो देख रहे थे हाँ टेबल 2 वो टेबल वाला शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेटली सब्जेक्ट टू प्रोविजन 100C एनी इनकम ड्राइव बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन, वो सारों को ही सब्जेक्ट टू बना दिया। सारे को सब्जेक्ट टू कर लिया ठीक ये है। हो गया को टेबल 1 कर दिया टेबल ए करके सारों को सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू कर दिया ठीक हो गया जी ठीक है ना इसलिए सर टेबल मर्ज करके सब्जेक्ट 200C का पहले वो नहीं, नहीं। टेबल 2 सब्जेक्ट 2 था, हाँ और वन ओपन थे ओपन थे, अब वो कोई ओपन रह ही नहीं गया। तो अच्छा किया मानव की चेकिंग तो ना कर दे कि सही थे। आफ्टर मिटेड क्लास में फॉलो न्यूज एनी को टाइप बाई आईसीसी बिजनेस कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड एजेंट आईपी ये इनको एग्जाम्पशन दे नंबर आईसी चलो चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए दिया है सर उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ मौजा करो ऑपरेशन द एक्सप्रेशन अप टू 30 डेज विच एवर इज अर्ली शैल बी सब्स्टिट्यूटेड ठीक है। ये आफ्टर द वर्ड 30 अकर सेकंड टाइम द एक्सप्रेशन अप टू 30 डे 35 तक विच एवर इज अर्ली वी सेंटर 145 2025 फार्मर पट्टा वाले होने हैं एक साल बढ़ा दिए हैं 25-26 हो गया। फॉलोइंग सर्विस देर आर फॉलो प्रोवाइड दैट ऑप्शन अंडर शैल बी अवेलेबल टू ए पर्सन टिल 2030 और 5 ईयर फ्रॉम द कंसिडर सैनवा ऑपरेशन विच एवर सैनवा तो भी देती हूँ तो मौजा लग गई प्रमोट करने वास्ते फिर मिलती और एक क्लास पर्सन शैल बी ओमिटेड इन क्लास ये ओमिटेड चलो after class new class shall be inserted. The tax payable by the full-time teacher or the teacher applied non-profit services duly recognized by commission board or university higher including government इतना shall be reduced by ये चलो ये अच्छा हो गया दोबारा रिस्टोर करते उसको ऑर्डर आया था ना उसके मुताबिक हाँ तो फ्रॉम द सैलरी प्रोवाइड दैट कॉस्ट shall not apply to teacher medical profession who drive income from private medical practice or receive share of consideration from ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ है। Further that the provision shall be deemed to have been enforced with the first day of July to by to retransfer shall cease after tax year 25 तो बाद provided further that the provision of this clause पीछे से दिया इसको 2022 से दिया फैक्ट नहीं अगे पीछे भी ये तरह 25 तो बाद खत्म ही करता force with effect from the first day of July 2022 and shall cease to have effect after tax year 2025 तो बाद खत्म हो जाएगा पुराने में देता आगे खत्म 26 ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ इनके जो ना डिस्क्रिप्शन एक आ गई थी कि जो एनपीओ वाले थे ना हाँ उनके टीचर्स को एक्सक्लूजन था दूसरा नहीं और सरकारी मुलाजिम का खत्म हो गया हाँ, तो सरकारी वो- टीचर्स का हाँ उन्होंने होती वो डिस्क्रिप्शन अब उन्होंने उड़ा के उसको मतलब इक्वल कर दिया मतलब जो पिछला सारा एंजॉय कर लो सही आगे तो आगे से हाँ हम जो दूर कर देते in part 4 FGHJ omitted class 50 following new class import of Gaston Gastar drop and Trenton capsule 105 ये audit वाली इसको देखते हैं shall not apply a person whose income tax have been audited in any of the preceding 4 tax years. अब ये The word for selection of a person for audit shall not apply. Where income tax has been selected for in of the preceding 3 years shall be तीन कर दिया हाँ 4 को 3 कर दी। In clause 109 the word 2-4 छपी है सेवन छड़ दे हो गया चलो चलो जी आगे अगला शेड्यूल देख लेते हैं आगे किसी और में कुछ चेंज आई है तो जहाँ शेड्यूल में आगे रुक गई है
शेड्यूल छाड़ दिया सर। खत्म हो गया ये सर ये भी छोड़- एडिटर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड। ठीक है, छोड़ दे 7 शेड्यूल को जाने देना आगे। और आगे जो 8 या 9 शेड्यूल में, ये 10 शेड्यूल में देखिए आ गया। 10th शेड्यूल है रूल 1 सेक्शन टेबल 1 एंगेज सीरियल नंबर इतना द फिगर 12 16 20 द फिगर कट गया 10 ये 236 सी के वाले। हाँ वो 236 की फिर ये से के वाला हाँ जी ये टेबल 1 सीरियल नंबर रिलेटिंग टू शैल बी ओमिटेड इतना इन कॉलम में 10 द फिगर 11 वर्ड शैल बी सब्स्टिट्यूट 10 की जगह 11 पॉइंट हो गया ये तो किसी पे का रेट नॉन फाइलर का होगा। और 9 फाइल या लेट फाइल रूल वन है। इतने एंगेज से इतने 6 7 8 तब साढ़े 236 सी के आज वाले। वो उसके साथ चलो सारे आगे 10 एक्सप्रेशन 37 एक्सप्रेशन ये डिस्पोज वाले जब फाइनल रेट आ जाएंगे फर्स्ट डे ऑफ शैल बी ठीक है सर, यहाँ पे ये मुकम्मल होगी। सही तो मेरे फेडरल एक्साइज के अंदर ना हम जिसके टेबल्स में चेंज है ये ना मोटी मोटी वो इसमें देख रहे हैं 5-10 मिनट वहाँ में देख रहे हैं इन हमारा सेक्शन मुकम्मल 1 होगा। द मैं सर यहाँ पे एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा, वीडियो एक दफ़ा क्लोज कर